भारतीय सेना की एक महिला कैप्टन ने खुद को उस किसी के लिए दांव पर लगा दिया जो उस स्टील के राक्षस को ठीक कर सकता था, जिसने सबको हार मानने पर मजबूर कर दिया था। उसकी चुनौती एक एशियाई मूल के मैकेनिक ने स्वीकार की, जिसे हमेशा कम आंका गया था। एक साधारण रात के भुगतान के रूप में शुरू हुआ रिश्ता अब दोनों को जानलेवा पलायन और एक विशाल साजिश के बवंडर में फंसा देता है। उष्णकटिबंधीय द्वीप पर सूरज को यथोचित रूप से ढल जाना चाहिए था, लेकिन उसकी भीषणता जो छाया में भी हवा को भून रही थी, क्षमाशील नहीं थी। विशाल हैंगर के भूरे कंक्रीट के फर्श से उठती गर्मी दोपहर के मृग तृष्णा की तरह लहरा रही थी, हर वस्तु की रूपरेखा को धुंधला कर रही थी, मानो दुनिया का सारा शोर उसी में कैद हो। विशाल वेंटिलेशन पंखे की नीरस ध्वनि, कहीं से कभी कभी धातु के टूटने की आवाज, और इन सबसे ऊपर तेल की तीखी गंध व्याप्त थी। आरव सिंह उस गंध का आदी हो चुका था। सिर्फ आदी ही नहीं, वह गंध लंबे समय से उसका हिस्सा बन चुकी थी। अपनी पीठ पर बहते पसीने को नजरअंदाज करते हुए उसने एक रिंच पकड़ा और महिंद्रा मार्क्समैन के नीचे रेंग गया। ठंडे स्टील का स्पर्श उसकी हथेली पर महसूस हुआ। अंधेरे, गर्मी और तेल की गंध से भरा एक संकरा स्थान। अगर कोई कहता कि यह दुनिया की सबसे आरामदायक जगह है, तो लोग शायद उसे पागल कहते, लेकिन कम से कम यहां उसे धमकाने वाली बंदूकों की नालियां या उसकी पीठ के पीछे फुसफुसाती संदिग्ध निगाहें नहीं थीं। यहां केवल ईमानदार पसीना, एक टूटी हुई मशीन और उसे ठीक करने का एक स्पष्ट काम था। आरव ने बोल्ट खोले और घिसे पिटे पुर्जों को क्रम से हटाया। उसके हाथों की हरकतें संक्षिप्त और सटीक थीं, बिना एक भी व्यर्थ गति के। वह एक ऐसे विशेषज्ञ की तरह लग रहा था जो दशकों से यह काम कर रहा हो, लेकिन उसके हाथों पर पड़े छाले केवल इंजन के तेल से नहीं बने थे। ठंडे समुद्री जल, खुरदरी मूंगे की चट्टानों और बंदूकों की गर्म बैरल द्वारा छोड़े गए घाव उसकी परतों में उकेरे हुए थे। कभी कभी वह अपने ही हाथों को देखता, वे हाथ जिन्होंने कभी 1 सेंटीमीटर के अंतर के बिना ट्रिगर खींचा था, अपने साथियों की जान बचाई थी और अपनी मातृभूमि के अंधेरे पक्ष का समर्थन किया था। अब वे हाथ सिर्फ चुपचाप तेल से सने लोहे के ढेरों को छू रहे थे। हैंगर के उस पार से तेज शोर सुनाई दिया। अभी अभी प्रशिक्षण समाप्त करने वाले सैनिक ट्रक से उतरकर जोश से भरे नारे लगा रहे थे। आरव एक पल के लिए रुक गया। धूल और पसीने से सने युवा चेहरे, उनकी आंखों से झलकती हिम्मत, युवा गौरव और थकान। वह यह सब जानता था, क्योंकि वह भी कभी उनमें से एक था। नहीं, वह एक ऊंचे स्थान पर एक गहरे अंधेरे में था। मार्कोस, भारतीय नौसेना, एक ऐसा नाम जो दिल को ठंडा कर देता था। वहां वह सबसे कम उम्र का टीम कमांडर, एक जीवित किंवदंती था। एक 100% मिशन सफलता दर, एक भूत जो असफलता नहीं जानता था, लेकिन अपने आखिरी मिशन में उसने सब कुछ खो दिया, साथी, सम्मान, यहां तक कि जीने का कारण भी। उस दिन की याद उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। घना अंधेरा, बारूद की बाजी, गंध और उसके साथी की आखिरी सांस। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अतीत उसे एक भूत की तरह पीछा कर रहा था, इसलिए वह भाग गया। अपनी राष्ट्रीयता और अपने अतीत को मिटा दिया। वह इस विशाल सैन्य अड्डे के सबसे दूरस्थ कोने में कार्यशाला के अंधेरे में छिप गया। लोग उसे केवल कुशल हाथों वाले एक शांत एशियाई मूल के मैकेनिक के रूप में जानते थे। बस इतना ही काफी था। उसके रिंच पकड़े हाथों में ताकत लौट आई। उसे भूलना था, वह अब भूत नहीं था, वह आरव सिंह था, सिर्फ एक साधारण मैकेनिक। तभी हैंगर का विशाल दरवाजा खुला और एक गर्जना जो अन्य सभी शोरों को दबा गई अंदर आई। आरव मार्क्समैन के नीचे से बाहर आया और ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। एक बड़े ट्रेलर पर लदी कोई चीज अंदर आ रही थी। वह एक टैंक था, लेकिन उसने जो भी टैंक देखे थे उनसे अलग था। इसकी सतह एक अजीब काले धातु मिश्र धातु से लेपित थी, जो प्रकाश को अवशोषित करती प्रतीत होती थी, और इसका समग्र आकार तेज कोणों और चिकनी वक्रों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था। यह गहरे समुद्र से उठाए गए एक प्राचीन राक्षस या किसी विदेशी ग्रह से एक अज्ञात संरचना की तरह लग रहा था। उसके चारों ओर के सभी मैकेनिक और शोधकर्ता एक साथ अपना काम बंद करके उसके चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरों पर विस्मय, जिज्ञासा और गहरी हताशा का मिश्रण था। आरव ने दूर से यह दृश्य देखा। यही इस अनुसंधान केंद्र में अपराधी था।
एक परेशान करने वाली परियोजना जिसने महीनों तक दर्जनों कुलीन इंजीनियरों को निराश कर दिया था। अगली पीढ़ी की विद्युत चुंबकीय संचालित मुख्य युद्धक टैंक परियोजना, कोड नाम वज्र। जब टैंक हैंगर के बीच में रुका तो लोगों का एक समूह पास आया। उनके बीच में एक महिला अधिकारी खड़ी थी जिसका भाव बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी शानदार वर्दी पर लगे रैंक के प्रतीक चिन्ह से पता चलता था कि वह एक कैप्टन आयशा रहमान थी। इस परियोजना की कुल प्रभारी वह एक खूबसूरत महिला थी जिसके काले बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे और गहरी भूरी आंखें थीं। लेकिन उसकी सुंदरता एक धारदार चाकू की तरह तेज थी जो उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को तनाव में डाल देती थी। उसके होंठ कसकर बंद थे और उसके पूरे शरीर से एक फौलादी दृढ़ संकल्प झलक रहा था जो थोड़ी सी भी कमी को बर्दाश्त नहीं करेगा। कैप्टन आयशा ने धीरे धीरे टैंक का चक्कर लगाया, ठंडी आंखों से उसकी स्थिति का निरीक्षण किया। उसके पीछे चल रहे मुख्य शोधकर्ता ने कुछ आत्मरक्षात्मक लहजे में सूचना दी, लेकिन आयशा ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया जैसे वह सुन नहीं रही हो। सीधे मुद्दे पर आओ। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी, लेकिन उसमें मौजूद दबाव ने पूरे हैंगर की हवा को भारी बना दिया था। मुझे खेद है कैप्टन, हमें अभी भी बिजली व्यवस्था में अधिभार का कारण नहीं मिला है। जब कोर को फिर से शुरू किया गया तो सभी सर्किट जल गए। ऐसा लगता है जैसे यह मशीन फिर से जीवित होने से इनकार कर रही है। मुख्य शोधकर्ता की आवाज निराशा से भरी थी। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस टैंक के बख्तरबंद की सतह को अपने हाथ से सहलाया। उस क्षण आरव ने उसकी आंखों में एक सूक्ष्म कंपन देखा। यह गुस्सा या निराशा नहीं थी, यह गहरे दुख और प्रेम घृणा से मिश्रित एक जटिल भावना थी। जैसे कोई सपेरा किसी ऐसे जानवर का सामना कर रहा हो जिसे लंबे समय से वश में नहीं किया जा सका हो। सब लोग चले जाओ। आयशा के आदेश पर शोधकर्ता एक एक करके बिखर गए। वह टैंक के पास काफी देर तक अकेली खड़ी रही। विशाल और डरावने स्टील के ढेर के सामने खड़ी उसकी आकृति भी नाजुक लग रही थी। आरव चुपचाप अपनी कार्यक्षेत्र पर लौट आया और अपने तेल से सने हाथों को एक कपड़े से पोंछा। यह उसका काम नहीं था, यह उसका युद्ध नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाग्य उसे अकेला छोड़ने का इरादा नहीं रखता। कई दिनों तक हैंगर हार की आभा से भरा रहा। सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों ने कोशिश की थी, लेकिन वज्र लोहे के ढेर की तरह चुप रहा। बजट खत्म हो गया था और ऊपर से दबाव बढ़ रहा था। और अंत में उस दोपहर जब आखिरी परीक्षण विफल हो गया तो घटना घटी। जब सारे प्रयास व्यर्थ हो गए और एक हताश चुप्पी हैंगर में छा गई तो कैप्टन आयशा रहमान अंततः फट पड़ी। बैठक कक्ष में हवा ठंडी और कांच की तरह तनावपूर्ण थी। लंबी मेज के चारों ओर बैठे शोधकर्ताओं और अधिकारियों में से किसी ने भी पहले मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। बस कैप्टन आयशा रहमान को कठोर चेहरों से देख रहे थे। वह कमरे के सामने लगे स्क्रीन के सामने खड़ी थी। स्क्रीन पर वज्र का एक जटिल आंतरिक सर्किट आरेख प्रदर्शित था, लेकिन अब कोई भी उसे नहीं देख रहा था। सभी की निगाहें परियोजना प्रबंधक पर थीं, जो एक बर्फ की रानी की तरह ठंडी खड़ी थी। तो पिछले 3 महीनों से हमारी उपलब्धि शून्य है। आयशा की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें मौजूद गुस्सा बैठक कक्ष की हवा को तेज टुकड़ों की तरह चीर रहा था। किसी ने जवाब नहीं दिया। सबने अपना सिर झुका लिया, चुपचाप अपना गुस्सा दबाए रखा। डॉ अरुण, मुख्य शोधकर्ता ने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। कैप्टन, यह मौजूदा तकनीक से अलग स्तर की समस्या है। कोर खुद एक जीवित जीव की तरह प्रतिक्रिया करता है। हम जितना करीब जाने की कोशिश करते हैं, वह अपनी रक्षा प्रणाली को उतना ही गहरा बनाता है, मानो वह अपने डिजाइनर के अलावा किसी को भी कभी अनुमति नहीं देगा। उसका डिजाइनर मर चुका है। आयशा ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा झलक रही थी। उसका डिजाइनर उसके पिता एक महान इंजीनियर थे जो इस परियोजना के निर्माता थे। कुछ साल पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आयशा के लिए वज्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह उसके पिता की विरासत थी और उनकी मृत्यु के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का एकमात्र सुराग था। मरने से कुछ समय पहले उसके पिता ने एक गूढ़ संदेश छोड़ा था, सब कुछ वज्र के अंदर है। लेकिन अब वज्र उसके सामने चुप था। ऊपर के अधिकारियों ने परियोजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की सूचना दी है। उसके सारे प्रयास और उसके पिता के जीवन भर का काम कबाड़ बनने के कगार पर था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं।
उसके नाखून उसकी हथेलियों में ढंस गए, लेकिन दर्द उस निराशा की तुलना में कुछ भी नहीं था जो उसके दिल पर दबाव डाल रही थी। उसने मेज पर बैठे असहाय चेहरों को देखा। वे अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी आंखों में हार पहले से ही लिखी हुई थी। यह अंत था, कुछ आश्चर्यजनक, कुछ ऐसा जो चीजों को बदल सकता है की जरूरत थी। उसके दिमाग में सामान्य ज्ञान और भावनाएं हिंसक रूप से टकराईं और अंत में उसने सब कुछ जोखिम में डालने का फैसला किया। ठीक है, आयशा ने धीरे से कहा। सबका ध्यान फिर से उसकी ओर गया। मैं यहां आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूं, कोई भी किसी भी तरह से मुझे परवाह नहीं है। जो व्यक्ति उस राक्षस को जगा सकता है, मैं उसे वह सब कुछ दूंगी जो मैं दे सकती हूं। वह एक पल के लिए रुकी और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में देखा। उसकी गहरी भूरी आंखें खतरनाक रूप से चमक उठीं। मेरे सभी कनेक्शन और अधिकार, और वह व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराई, मेरे साथ एक रात सहित। बैठक कक्ष में हवा तुरंत जम गई। सबने अपने कानों पर शक किया। कैप्टन आयशा रहमान, जिन्हें लोहे की महिला और बर्फ की रानी के रूप में जाना जाता है, ने एक अविश्वसनीय बम जैसा बयान दिया। कुछ अधिकारियों के चेहरे लाल हो गए और शोधकर्ता भ्रमित थे कि क्या करें। उसके सहयोगी ने पीले चेहरे से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने पहले ही अपने पीछे के पुल जला दिए थे। यह अफवाह पूरे बेस में जंगल की आग की तरह फैल गई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बैठक में मौजूद लोगों की गवाही ने अफवाह को एक निर्विवाद तथ्य बना दिया। बेस में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने उसकी लापरवाही पर हंसा, जबकि अन्य ने उसकी निराशा के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, और अन्य छिपी हुई इच्छाओं में फंसे वज्र के चारों ओर भीड़ लगाने लगे। अयोग्य लोगों की व्यर्थ चुनौतियां कई दिनों तक जारी रहीं, लेकिन परिणाम नहीं बदले। टैंक चुप रहा और आयशा की चुनौती एक सस्ते घोटाले के रूप में समाप्त होती दिख रही थी। उस दिन आरव हैंगर के कोने में तेल का रिसाव साफ कर रहा था। बेशक आयशा की घोषणा उसके कानों तक पहुंची, लेकिन उसे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह दूसरे लोगों की निराशा और वासना से मिले जुले इस हंगामे में शामिल नहीं होना चाहता था। वह सिर्फ अपना काम कर रहा था। उस समय आयशा हैंगर में दाखिल हुई। उसका चेहरा कुछ दिन पहले की तुलना में पतला लग रहा था। उसने अभी अभी पूरी तरह से विफल हुई टीम को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा और फिर वज्र के सामने रुक गई। वह काफी देर तक चुपचाप टैंक को देखती रही। उसकी आकृति अपने भगवान द्वारा त्यागे गए एक पुजारी की तरह दयनीय लग रही थी। आरव ने अपना कपड़ा नीचे रखा और खड़ा हो गया। अनजाने में वह टैंक की ओर चल पड़ा। उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। उसे ऐसा भी लगा जैसे विशाल स्टील का ढेर उसे बुला रहा हो। शायद यह भाग्य था, उसके पिता द्वारा छोड़ा गया आखिरी पहेली और उस अतीत के साथ एक पुनर्मिलन जिससे वह बचता और भागता रहा था। उसे लगा कि वह अब और नहीं भाग सकता। आयशा के पीछे खड़े होकर आरव ने धीमी आवाज में अपना मुंह खोला। क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन खाली हैंगर में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। आयशा धीरे धीरे घूमी। उसकी भूरी आंखें उसे ऊपर से नीचे तक संदेह और अवमानना से भरी हुई देख रही थीं। तेल से सने काम के वर्दी में एक एशियाई मूल का मैकेनिक। उसकी याद में वह सिर्फ एक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था। तुम क्या कर सकते हो? उसकी आवाज तेज कांटों से भरी थी। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें इस बेस से अपमानजनक रूप से निकाल दिया जाएगा। आरव ने उन अपमानजनक शब्दों को सुनने के बावजूद अपने भाव में कोई बदलाव नहीं किया। उसने सीधे आयशा की आंखों में देखा और कहा, अगर मैं सफल हो गया तो क्या तुम एक रात का अपना वादा पूरा करोगी? आयशा व्यंग्यात्मक रूप से हंसी, जैसे अविश्वास में हो, लेकिन आरव की आंखें मजाक नहीं कर रही थीं। उनमें कुछ गहरा और अंधेरा था जिसे आयशा खुद भी सहन नहीं कर सकती थी। आरव और करीब आया और उसके कान में फुसफुसाया, नहीं, शायद एक रात काफी नहीं होगी। शायद मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए। यह एक स्पष्ट उकसावा था, एक दुस्साहसी चुनौती जो सीधे बर्फ की रानी की किले की दीवार से टकराई। आयशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपने पूरे जीवन में उसे इस तरह से कभी अपमानित नहीं किया गया था। उसने इस ढीठ मैकेनिक को सबक सिखाने का फैसला किया। ठीक है, बस कोशिश करो, उसने गुस्से से कहा। अगर तुम उस कबाड़ पर एक भी खरोंच लगा सकते हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। आरव थोड़ा मुस्कुराया। उसने अपना सिर घुमाया और फिर से वज्र को देखा। मंच तैयार था।
एक विशाल स्टील का राक्षस, एक बर्फ की रानी और अपने अतीत को छिपाने वाला एक मैकेनिक। भाग्य का पहिया आखिरकार एक चरमराती आवाज के साथ घूमने लगा। हैंगर का विशाल दरवाजा बंद हो गया, जिससे बाहरी दुनिया का सारा शोर अवरुद्ध हो गया। अब इस विशाल स्थान में केवल आयशा रहमान और चुपचाप खड़ा वज्र बचा था, जो एक विशाल स्टील के ताबूत की तरह लग रहा था। आयशा ने अपनी बाहें बांध लीं और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें आरव की हर हरकत पर बिना किसी रहम के नजर रख रही थीं। उसकी व्यंग्यात्मक निगाहें मानो कह रही थीं, देखते हैं तुम्हारी डींगें कब तक चलती हैं। आरव उसकी निगाहों से पूरी तरह से बेपरवाह लग रहा था। उसने कार्यक्षेत्र से कुछ उपकरण लिए और टैंक के पास गया, लेकिन उसने जो पहली चीज की वह उपकरणों का उपयोग नहीं था। उसने अपने दस्ताने उतारे और ठंडी बख्तरबंद सतह को अपने नंगे हाथों से धीरे धीरे सहलाया। उसका कोमल स्पर्श ऐसा था मानो वह किसी घायल विशाल जानवर को सहला रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना हिले डुले काफी देर तक अपना हाथ टैंक पर रखे रहा। आयशा को यह हास्यास्पद लगा। वह क्या कर रहा था? ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह का आदिम शामनिस्टिक अनुष्ठान कर रहा है। जैसे ही वह एक उपहासपूर्ण शब्द कहने वाली थी, आरव ने अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें पहले से बिल्कुल अलग थीं। यह एक साधारण मैकेनिक की आंखें नहीं थीं। यह एक कुलीन सैनिक की निगाहें थीं, जो दुश्मन के सबसे कमजोर बिंदु को भेद सकती थीं। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, आरव ने धीरे से कहा। उसने आयशा की ओर नहीं देखा, बल्कि टैंक से बात करना जारी रखा। इसके डिजाइनर ने अपनी आत्मा यहां डाल दी है, गुस्सा, दुख और गहरा अफसोस। आयशा ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। गुस्सा, दुख, अफसोस, ये वे शब्द थे जो उसके पिता अक्सर अपने जीवन के अंत में कहते थे। यह व्यक्ति कैसे जान सकता है? आरव ने अब और कुछ नहीं बताया। उसने तुरंत कार्रवाई की। उसकी हरकतें पानी की तरह स्वाभाविक रूप से बह रही थीं। वह मुख्य बिजली इकाई के बख्तरबंद हैच के पास गया, जिसे दर्जनों इंजीनियर नहीं खोल सके। उसने जटिल लॉकिंग तंत्र को भी नहीं देखा, बल्कि सटीक क्रम और दबाव के साथ कवच के कुछ हिस्सों को दबाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह एक गुप्त पासवर्ड दबा रहा हो, जिसे वह लंबे समय से जानता था। एक क्लिक के साथ भारी हैच आसानी से खुल गया। आयशा की आंखें चौड़ी हो गईं। लॉकिंग तंत्र एक दोहरा यांत्रिक बायोमेट्रिक कुंजी था, जिसे केवल उसके डिजाइनर, उसके पिता ही खोल सकते थे। इसे बाहरी बल से नहीं खोला जा सकता था, और यह केवल डिजाइन किए गए क्रम और लय के साथ छूने पर ही प्रतिक्रिया करता था। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने हैच खोलने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैकेनिक ने इसे बस कुछ ही स्पर्शों से खोल दिया। आरव ने अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा हैच में डाला। अंदर सैकड़ों फाइबर ऑप्टिक केबल और जटिल ऊर्जा सर्किट रक्त वाहिकाओं की तरह आपस में जुड़े हुए थे। पिछली टीम ने इन केबलों का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न उन्नत उपकरणों का उपयोग किया था, लेकिन जैसे ही केबल को छुआ जाता, पावर कोर सभी प्रणालियों को बंद कर देता। हालांकि आरव का दृष्टिकोण अलग था। उसने उपकरणों का उपयोग नहीं किया। उसने एक स्टेथोस्कोप निकाला, उसे अपने कान में लगाया और दूसरे सिरे को पावर कोर के केंद्र में रखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया। एक सूक्ष्म विद्युत प्रवाह के बहने की ध्वनि, टकराने वाले ऊर्जा कणों की ध्वनि, प्रणाली की अद्वितीय कंपन आवृत्ति। वह उस ध्वनि को सुन रहा था जो मशीन बना रही थी। एक मरीज की जांच करने वाले डॉक्टर की तरह वह स्टील के दिल की धड़कन सुन रहा था। कितना समय बीत गया। आरव ने अपना स्टेथोस्कोप उतारा और सबसे पतला पेचकश उठाया। फिर सैकड़ों केबलों में से उसने अपना हाथ सिर्फ एक केबल की ओर बढ़ाया। एक गैर वर्णनात्मक ग्रे केबल, लाल या नीला नहीं। उसने केबल के कनेक्टर को नहीं छुआ, बल्कि इसके बगल में चलने वाले सहायक सर्किट में एक छोटे पेंच को लगभग आधा घुमाया। तुरंत ही पूरे हैंगर में एक कम गहरी कंपन फैल गई। मृत वज्र के भीतर से एक मंद प्रकाश चमकने लगा। प्रणाली जागने लगी थी। आयशा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। महीनों की विफलता को मैकेनिक के हाथों ने 1 घंटे से भी कम समय में उलट दिया। अनजाने में वह टैंक के पास गई। तुमने यह कैसे किया? वह सर्किट एक बैकअप सर्किट होना चाहिए था, जिसका बिजली की आपूर्ति से कोई लेना देना नहीं था। आरव ने अपना शरीर हैच से बाहर निकाला और अपने हाथों को एक कपड़े से पोंछा। मानव हृदय में सिर्फ मुख्य धमनियां नहीं होती,
कैप्टन, कभी कभी एक छोटी अनदेखी केशिका पूरे तंत्र का संतुलन बनाए रखती है। यह टैंक इतनी पूरी तरह से डिजाइन किया गया था, लेकिन डिजाइनर ने जानबूझकर अपने हस्ताक्षर की तरह एक छोटा सा असंतुलन लगाया। शायद यह इस टैंक को बाहरी हाथों से लापरवाही से नियंत्रित होने से रोकने के लिए अंतिम सुरक्षा उपकरण है। जब मुख्य धमनी को अत्यधिक ऊर्जा से उत्तेजित किया जाता है तो हृदय अपने आप रुक जाता है। मैंने सिर्फ एक थोड़ी अवरुद्ध केशिका को खोला। उसका स्पष्टीकरण तकनीकी से अधिक दार्शनिक लग रहा था, लेकिन परिणामों ने उसके शब्दों को साबित कर दिया। टैंक के सभी उपकरण पैनल जल उठे और उसकी मुख्य तोप आसानी से चली। स्व कैलिब्रेटिंग। स्टील का विशालकाय अंततः अपनी लंबी नींद से जाग गया। आयशा ने यह दृश्य अपने मुंह से खुला रखकर देखा। यह एक साधारण मरम्मत नहीं थी, यह संचार था। डिजाइनर के इरादों की पूरी समझ और मशीन के साथ संचार का परिणाम। यह आदमी कोई साधारण मैकेनिक नहीं था, वह बत्रो का हेला पीठा। कौन था? उसकी पहचान क्या थी? आरव ने अब कॉकपिट का हैच खोला और अंदर चला गया। एक पल बाद टैंक का मुख्य स्क्रीन जल उठा और एक जटिल सिस्टम इंटरफेस बूट होने लगा। हालांकि बूट स्क्रीन के बीच में जो दिखाई दिया वह भारतीय सेना का आधिकारिक प्रतीक नहीं था। यह आग उगलते 3 सिर वाले एक पौराणिक नाग का चित्र था। आयशा का दिल ठंडा पड़ गया। 3 सिर वाला नाग, यह एक अनौपचारिक शोध दल का प्रतीक था जिसे उसके पिता अपने सहयोगियों के साथ चलाते थे। उसके पिता ने उसे कभी भी प्रतीक के बारे में विवरण नहीं बताया, लेकिन वह हमेशा उस पर गर्व करते थे। उस समय आरव कॉकपिट से बाहर आया और उसे देखा। उसकी निगाहें गंभीर और भारी थीं, पहले की तरह नहीं। यह तो बस शुरुआत है कैप्टन। यह टैंक सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एक पेंडोरा का बक्सा है और हमने अभी इसे खोला है। उसके शब्दों के साथ स्क्रीन पर 3 सिर वाले नाग का प्रतीक गायब हो गया। अनगिनत एन्क्रिप्टेड फाइलों की एक सूची द्वारा प्रतिस्थापित। आयशा ने फाइलों के बीच एक परिचित नाम देखा और उसका पूरा शरीर जम गया। यह उसके पिता का नाम था और एक भारतीय इंजीनियर जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसका नाम डॉ. विक्रम शर्मा था। उस रात आयशा अपने कार्यालय में एक पल भी नहीं सो सकी। हैंगर में चौंकाने वाला दृश्य और आरव सिंह नामक मैकेनिक द्वारा प्रस्तुत पहेली उसके दिमाग में घूमती रही। वज्र के फिर से जीवित हो जाने के तथ्य ने उसे उतना भ्रमित नहीं किया जितना कि 3 सिर वाले नाग के प्रतीक और उसके अंदर छिपी एनक्रिप्टेड फाइलों ने किया। और फाइल सूची में लिखा नाम डॉ. विक्रम शर्मा। उस परिचित लगने वाले नाम ने उसकी स्मृति के कोने में दबे एक पुराने बक्से को छू लिया। वह उच्चतम स्तर की सुरक्षा वाले अपने कंप्यूटर के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियां ठंडी महसूस हो रही थीं। आमतौर पर वह प्रक्रिया के अनुसार अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करती, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर सकी। उसकी प्रवृत्ति ने एक खतरे का संकेत भेजा। उसे यकीन था कि यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं थी, बल्कि उसके पिता की मौत से संबंधित एक बड़े रहस्य का हिस्सा थी। उसे खुद ही पता लगाना था। सबसे पहले उसने आरव सिंह के व्यक्तिगत डेटा की जांच की। बेस में पंजीकृत उसका व्यक्तिगत रिकॉर्ड बहुत ही सामान्य और साफ था। दिल्ली, भारत में जन्मे, एक साधारण परिवार में पले बढ़े, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक सैन्य अड्डे पर एक मैकेनिक के रूप में काम किया। उसके बायोडाटा में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन यही ठीक वह बात थी जिसने और अधिक संदेह पैदा किया। वज्र को ठीक करने की उसकी क्षमता, जैसे कि उसके साथ संवाद कर रही हो। उसकी अंतर्दृष्टि जो उसके पिता की तरह डिजाइनर के इरादों को भेद सकती थी, स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक साधारण मैकेनिक के पास हो सकता है। यह व्यक्तिगत रिकॉर्ड नकली होना चाहिए। आयशा ने अपने अधिकार से परे जाकर रक्षा मंत्रालय के डेटाबेस के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचना शुरू कर दिया। उसने फायरवॉल की कई परतों को तोड़ा और मित्र देशों के सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल में खामियों का फायदा उठाया। घंटों के संघर्ष के बाद वह अंततः भारतीय सेना के विशेष कार्मिक प्रबंधन फाइल तक पहुंचने में सफल रही। उसने आरव सिंह नाम खोजा। दर्जनों समान नाम दिखाई दिए, लेकिन वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह वहां नहीं था। जब वह हार मानने वाली थी तो उसने अपना मन बदल लिया। उसे इसे एक और सुराग से देखना था, डॉ. विक्रम शर्मा के नाम से नहीं। उसने टैंक की फाइल सूची में भारतीय इंजीनियर का नाम खोजा। फिर केवल एक फाइल दिखाई दी, डॉ.
विक्रम शर्मा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डाडा में एक प्रमुख शोधकर्ता और पारिवारिक संबंध स्तंभ में उसके बेटे आरव सिंह का नाम लिखा था। फोटो में युवा सैनिक अब के मैकेनिक से बहुत अलग दिख रहा था। तेज निगाहें, सीधी मुद्रा, धूप से जली काली त्वचा। सिर्फ फोटो से ही वह उस कठोर प्रशिक्षण की कल्पना कर सकती थी जिससे वह गुजरा था। उसने उसका सैन्य रिकॉर्ड खोला और अगले ही पल उसे अपनी कुर्सी पर गहराई से झुकना पड़ा। स्क्रीन पर जो रिकॉर्ड दिखाई दिया वह उसकी उम्मीदों से कहीं परे था। मार्कोस, भारतीय नौसेना, विदेश में दर्जनों गुप्त अभियानों में शामिल टीम कमांडर। सभी ऑपरेशन सफल रहे। सभी क्षेत्रों में बेजोड़ एक महान एजेंट, स्नाइपर, ट्रैकर, घुसपैठ, सूचना युद्ध। उसके सहयोगी उसे भूत कहते थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड कुछ साल पहले अचानक काट दिया गया था। अंतिम मिशन रिपोर्ट ज्यादातर काली कर दी गई थी और अंतिम पंक्ति में केवल एक वाक्य लिखा था, कार्रवाई में शहीद। आयशा ने निगला, तो अब बेस पर मैकेनिक कौन था? क्या मरे हुए भूत बनकर वापस आए? उसने अंतिम मिशन के खंडित रिकॉर्डों को लगातार खोदा और अंत में उसे एक वीडियो फाइल मिली जिसे अत्यंत गुप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था। नाइट विजन गॉगल्स से रिकॉर्ड किया गया एक छोटा वीडियो। एक अंधेरे गोदाम में एक भयंकर लड़ाई हुई और वीडियो के अंत में आरव को अपने साथी के शव को ले जाते हुए निराशा में चिल्लाते हुए देखा गया। फिर सब कुछ एक विस्फोट में समा गया। घोषित शहीद स्पष्ट रूप से सूचना का हेरफेर था। किसी ने जानबूझकर दुनिया से उसके अस्तित्व को मिटा दिया था। वह डॉ. विक्रम शर्मा की फाइल पर वापस गई। उसका व्यक्तिगत रिकॉर्ड पढ़ते समय उसकी आंखें एक बिंदु पर रुक गईं। संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं की सूची। वहां एक परिचित परियोजना का नाम था, 3 सिर वाले नाग परियोजना, और भाग लेने वाले विदेशी साथी का नाम डॉ. अजय मेहरा। उसके अपने पिता। पहेली के सभी टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। उसके पिता और आरव के पिता सहकर्मी थे। उन्होंने 3 सिर वाले नाग के नाम से एक साथ कुछ शोध किया। वज्र उस शोध का परिणाम रहा होगा और दोनों रहस्यमय तरीके से मर गए। डॉ. विक्रम शर्मा एक प्रयोगशाला में आग लगने से और उसके पिता अचानक दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन अब यह सब एक दुर्घटना या बीमारी की तरह नहीं लग रहा था। यह सबसे अधिक संभावना एक योजनाबद्ध हत्या थी। तो आरव सिंह ने अपनी पहचान क्यों छिपाई और इस बेस में घुसपैठ की? जवाब स्पष्ट था। वह अपने पिता का बदला लेने और 3 सिर वाले नाग की सच्चाई को उजागर करने के लिए वापस आया था और उस सच्चाई की कुंजी वज्र के अंदर सो रही थी। आयशा ने अपने धड़कते सिर को पकड़ लिया। उसके पिता की विरासत, जिसे पूरा करने के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, एक विशाल साजिश के केंद्र में एक पेंडोरा का बक्सा निकला। उसे लगा कि वह जो कुछ भी अब तक सच मानती रही है वह सब टूट रहा है। उसके पिता शायद एक महान वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक बड़े गुप्त संगठन के सदस्य थे और वह इस तथ्य को जाने बिना अपने दुश्मन के बेटे के साथ गुप्त दरवाजा खोल चुकी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। द्वीप के ऊपर भोर का आकाश खून की तरह लाल था। उसे फैसला करना था, क्या वह सब कुछ ढक देगी और खुद को सुरक्षित रखेगी, या क्या वह अपने पिता की मौत के पीछे की सच्चाई के लिए इस खतरनाक आदमी के साथ हाथ मिलाएगी? वह उठी और अपने कार्यालय से निकल गई। हैंगर की ओर उसके कदम बिना किसी हिचकिचाहट के थे। भोर में हैंगर शांत था। अंदर अंधेरे में एक विशाल छाया की तरह खड़ा वज्र था और आरव सिंह उसके बगल में चुपचाप बैठा टैंक को घूर रहा था, जैसे कि वह जानता हो कि वह आएगी। आरव धीरे धीरे उसे देखने के लिए मुड़ा। उसकी निगाहें अब एक साधारण मैकेनिक की नहीं थीं। उसमें एक ऐसे व्यक्ति की गहरी पीड़ा थी जिसने अतीत के सभी दर्द और सच्चाई का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था। आयशा आरव के पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। कुछ देर तक उन पर एक भारी खामोशी छाई रही। यह आयशा थी जिसने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। तुम तो एक मरे हुए आदमी निकले। उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। आरव ने बिना किसी आश्चर्य के उसे शांति से देखा। इस दुनिया में आधिकारिक रिकॉर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं। कैप्टन, तुम्हारे पिता डॉ. विक्रम शर्मा और मेरे पिता 3 सिर वाले नाग परियोजना पर सहकर्मी थे। जैसे ही आयशा ने बोलना जारी रखा, आरव की निगाहें थोड़ी झिलमिला गईं। ऐसा लगा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि आयशा इतनी जल्दी सच्चाई तक पहुंच जाएगी। तुम कितना जानती हो? आरव ने पूछा। उसकी आवाज सतर्क लग रही थी। मैं ज्यादा नहीं जानती,
लेकिन अब से मुझे तुम्हारे यहां आने का कारण और इस टैंक के अंदर छिपे सभी रहस्यों को जानना होगा। आयशा की आवाज दृढ़ थी। वह अब इस मामले में दर्शक नहीं रह सकती थी। जब तक उसके पिता की मौत शामिल थी, यह उसकी भी लड़ाई थी। आरव ने काफी देर तक उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में उसने सच्चाई की लालसा, भ्रम और एक मजबूत दृढ़ संकल्प पढ़ा। अंत में, जैसे कि उसने कोई फैसला कर लिया हो, उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू कर दिया। 3 सिर वाला नाग सिर्फ एक शोध दल का नाम नहीं है, यह एक विशाल गुप्त संगठन का नाम है। विभिन्न देशों में सरकार, सेना और रक्षा उद्योग में गहरी जड़ें जमाए एक दुष्ट साम्राज्य। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। मेरे पिता और तुम्हारे पिता ने शुरू में दुनिया की रक्षा कर सकने वाली सबसे उत्तम रक्षा प्रणाली बनाने की शुद्ध भावना से 3 सिर वाले नाग में शामिल हुए थे। परिणाम वह वज्र है, लेकिन उन्हें जल्द ही 3 सिर वाले नाग का असली उद्देश्य पता चल गया। वे शांति की रक्षा करने वाली ढाल नहीं थे, बल्कि युद्ध के व्यापारी थे, जो धन और शक्ति पर एकाधिकार करने के लिए संघर्षों को उकसाते और नियंत्रित करते थे। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी पोरें सफेद हो गईं। हमारे दोनों पिताओं ने 3 सिर वाले नाग की योजना को रोकने के लिए उनके अपराधों के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अवैध हथियारों के लेन देन के रिकॉर्ड, राजनीतिक लॉबिंग फंड, हत्या के आदेश। उन्होंने सब कुछ उस टैंक के सबसे गहरे हिस्से में एक डेटा कोर में छिपा दिया, जिसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता था। और जब सभी तैयारियां पूरी हो गईं, तो उन्होंने एक आंतरिक खुलासे के माध्यम से दुनिया के सामने 3 सिर वाले नाग की असली पहचान उजागर करने की योजना बनाई। उसकी आवाज दुख से भर गई, लेकिन 3 सिर वाला नाग एक कदम आगे था। उन्होंने विश्वासघात को पहचान लिया और हमारे दोनों पिताओं से छुटकारा पा लिया। मेरे पिता को एक प्रयोगशाला में आग लगने के बहाने मार दिया गया, और तुम्हारे पिता को शायद इसी तरह का भाग्य मिला, और 3 सिर वाला नाग इस टैंक को वापस पाने के लिए बहुत उत्सुक हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि इसके अंदर ऐसे सबूत थे जो उन्हें नष्ट कर सकते हैं। आयशा को लगा कि उसका खून ठंडा पड़ गया है। उसके पिता की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी। उसके पिता, एक सम्मानित वैज्ञानिक, एक विशाल आपराधिक संगठन से लड़ने के लिए मारे गए थे। यह सब एक झूठ था। मेरा आखिरी मिशन इस टैंक को, जिसे 3 सिर वाले नाग द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा था, एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना था। लेकिन ऑपरेशन में एक आंतरिक गद्दार था, और मैं और मेरी टीम एक जाल में फंस गए। मेरे सभी साथी मेरे अलावा मारे गए, और मुझे आधिकारिक तौर पर कार्रवाई में शहीद घोषित कर दिया गया। उन्हें विश्वास था कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं बच गया, और मैंने सही समय का इंतजार किया। वह दिन जब यह टैंक दुनिया में फिर से प्रकट होगा। अब सभी सवालों के जवाब मिल गए। उसने अपनी पहचान क्यों छिपाई, और यहां एक मैकेनिक के रूप में क्यों प्रस्तुत किया, और वह टैंक के प्रति इतना जुनूनी क्यों था। यह उसका अंतिम युद्ध था, सब कुछ दांव पर लगाकर। अब हमें इस सबूत को दुनिया के सामने लाना होगा, आरव ने दृढ़ भाव से कहा। वह कॉकपिट में चढ़ गया और सिस्टम को ऑपरेट करने लगा। आयशा उसके बगल में खड़ी थी। वह भी स्क्रीन को देख रही थी। जब आरव ने कुछ सुरक्षा कोड दर्ज किए, तो एनक्रिप्टेड फाइल सूची का एक हिस्सा खुल गया और उसकी सामग्री सामने आने लगी। स्क्रीन पर कई गुप्त दस्तावेज प्रदर्शित हुए। विभिन्न देशों के उच्च पदस्थ अधिकारियों को भारी रिश्वत लेते हुए वीडियो, नागरिक आवासीय क्षेत्रों में अवैध बमबारी के आदेश, 3 सिर वाले नाग द्वारा विकसित अमानवीय हथियारों के परीक्षणों की रिपोर्ट। उनके अपराध कल्पना से परे थे। हमें इसे बाहर भेजना होगा, आयशा ने उत्सुकता से कहा। अभी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कोर डेटा अभी भी 3 परत एन्क्रिप्शन के पीछे बंद है। हम इस एन्क्रिप्शन को तोड़े बिना जल्दबाजी में कार्य नहीं कर सकते। एक बार जब 3 सिर वाले नाग को पता चल जाएगा कि हमने इन फाइलों तक पहुंच प्राप्त कर ली है, तो वे हमसे छुटकारा पाने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करेंगे। जैसे ही आरव ने चेतावनी दी, पूरे हैंगर में एक तेज अलार्म बज उठा। एक लाल बत्ती चमक उठी, जो एक आपातकालीन स्थिति का संकेत दे रही थी। पूरे बेस को बंद किया जा रहा था। धत्त, वे तेज हैं, आरव ने शाप दिया। स्क्रीन के एक्सेस लॉग पर एक लाल निशान दिखाई दिया। बाहर से किसी ने उनकी पहुंच का पता लगा लिया था और उसे वापस ट्रेस कर लिया था। 3 सिर वाले नाग ने आखिरकार उनका पता लगा लिया था। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में सशस्त्र सैनिक हैंगर की ओर घेराबंदी कर रहे थे,
लेकिन उनकी वर्दी बेस की इकाई की नहीं थी। उन्होंने बिना किसी संबद्धता चिन्ह के काले विशेष लड़ाकू वर्दी पहनी हुई थी। 3 सिर वाले नाग की भाड़े की सेना। हम फंस गए हैं, आयशा ने निराशा से कहा। आरव शांति से कॉकपिट से बाहर निकला। वह अब मैकेनिक नहीं था। उसकी निगाहें और मुद्रा पूरी तरह से अतीत के भूत में लौट आई थीं। उसने अपनी कमर पर छिपी एक पिस्तौल निकाली और उसे कॉक किया। नहीं कैप्टन, अब से हम शिकार शुरू करते हैं, उसने आयशा की ओर मुड़कर कहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक जलती हुई जान-दो भावना थी। यह टैंक न केवल दुनिया का सबसे उत्तम हथियार है, बल्कि सबसे मजबूत किला भी है, क्योंकि हमारे पिताओं ने इसे वैसा ही बनाया है। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, हैंगर का भारी लोहे का दरवाजा एक विस्फोट के साथ टुकड़ों में उड़ गया। अंधेरे के भीतर से दर्जनों बंदूक की नालियां उन पर आग उगलने लगीं। गोलियां प्रकाश की बारिश की तरह बिखर गईं। कंक्रीट के खंभे टूट गए और आसपास के उपकरण चिंगारियों के साथ फट गए। आरव ने कूदकर आयशा को वज्र के पीछे शरण लेने के लिए खींच लिया। टैंक का मोटा कवच उनकी एकमात्र ढाल बन गया। अंदर भी दुश्मन है। इतनी बड़ी सेना बिना किसी अंदरूनी मदद के इतनी तेजी से नहीं आ सकती थी, आयशा ने सांस रोककर कहा। घेराबंदी उत्तम थी और कोई दृश्यमान भागने का मार्ग नहीं था। पूरे बेस को उन्हें मारने के लिए एक विशाल जाल में बदल दिया गया था। तुम्हें यहां किसने बुलाया? जिस व्यक्ति ने इस परियोजना को मंजूरी दी और तुम्हें प्रभारी के रूप में नियुक्त किया, आरव ने तेजी से पूछा। आयशा के दिमाग में एक व्यक्ति का चेहरा आया, उसका प्रत्यक्ष श्रेष्ठ, जिसने हमेशा उसकी कदर की और उस पर भरोसा किया, जनरल विक्रम सिंह। वह उसके पिता का पुराना दोस्त भी था। क्या यह हो सकता है? जनरल विक्रम सिंह? लेकिन यह नहीं हो सकता। वह मेरे पिता को अपने भाई की तरह प्यार करते थे। 3 सिर वाले नाग के सामने खून के रिश्ते या दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। आरव की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने एक अंधे कोने से एक सशस्त्र व्यक्ति को आते देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच दिया। एक गोली। वह आदमी बिना चीखे गिर गया। उसकी निशानेबाजी का कौशल अभी भी तेज था। स्थिति बहुत खराब थी। दुश्मनों की संख्या अनगिनत थी और उनकी मारक खराब थे। क्षमता जबरदस्त थी। अगर वे सिर्फ टैंक के पीछे छिपे रहते तो वे अंततः फंसकर मर जाते। आरव को एक निर्णय लेना था। केवल एक ही रास्ता है, उसने आयशा को देखते हुए कहा। उन्हें तोड़कर सामने के गेट से भागना असंभव है, लेकिन वहां की तीसरी हैंगर की दीवार अपेक्षाकृत कमजोर है। हमें उस दीवार को नष्ट करना होगा और जंगल में भागना होगा। पागलपन। हम उस दीवार को कैसे नष्ट करेंगे? जवाब हमारे पैरों के नीचे है। आरव थोड़ा मुस्कुराया, वज्र की ओर इशारा करते हुए। आयशा उसके इरादे को समझ गई और चौंक गई। तुम इसे चलाना चाहते हो? इस चीज का ठीक से परीक्षण भी नहीं किया गया है। अगर कोर रुक गया तो हम खत्म हो जाएंगे। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमें विश्वास करना होगा। हमारे पिताओं की महानता पर विश्वास करना होगा। आरव ने अब और संकोच नहीं किया और टैंक के कॉकपिट में कूद गया। आयशा उसके पीछे हो ली। जैसे ही हैच बंद हुआ, बाहर से गोलियों की आवाज थम गई, जैसे कि यह झूठ हो। टैंक के अंदर शांति थी। आरव की उंगलियां नियंत्रण कक्ष पर तेजी से चलीं। पावर सिस्टम सक्रिय, हथियार प्रणाली ऑनलाइन, लक्ष्य प्रणाली जुड़ी हुई। सब कुछ एक पल में हो गया। कसकर पकड़ो कैप्टन। आरव के शब्दों के साथ टैंक एक विशाल जानवर की तरह दहाड़ने लगा। विद्युत चुंबकीय प्रणोदन प्रणाली की विशिष्ट निम्न आवृत्ति ध्वनि ने टैंक के शरीर को कंपकंपी दी। टैंक ने पहियों या पटरियों का उपयोग नहीं किया, बल्कि चुंबकीय उत्तोलन विधि का उपयोग करके जमीन से थोड़ा ऊपर तैरता रहा। दुश्मन हैरान थे। जब पहले से शांत स्टील का राक्षस अचानक जीवित हो गया और चलने लगा, तो उन्होंने अपनी सारी मारक क्षमता टैंक पर केंद्रित कर दी। दर्जनों गोलियां और ग्रेनेड कवच से टकराए, लेकिन केवल एक खरोंच छोड़े बिना उछल गए। वज्र, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक अभेद्य किला था। आगे बढ़ो। आरव ने नियंत्रण लीवर को धक्का दिया। टैंक बिना किसी आवाज के आगे बढ़ा। इसकी गति इतनी सहज और तेज थी, इसके विशाल वजन के लिए विश्वास करना मुश्किल था। दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ते हुए इसका दिखना शार्क के बीच तैरने वाली व्हेल की तरह था। आरव ने मुख्य तोप नहीं चलाई। इस टैंक की तोप एक पारंपरिक प्रकार की नहीं थी जो बारूद का उपयोग करती थी, बल्कि एक रेलगन थी। इसकी शक्ति एक छोटे सामरिक परमाणु हथियार के बराबर थी। इसीलिए इसे इस तरह के एक संकरे स्थान में उपयोग करने से पूरा हैंगर नष्ट हो जाता।
इसके बजाय उसने दुश्मन को धीमा करने के लिए टैंक के शरीर पर लगी मशीन गन का इस्तेमाल किया। तीसरे हैंगर की दीवार से 50 मीटर आयशा ने बाहरी कैमरा स्क्रीन को देखते हुए चिल्लाया। दुश्मनों ने डेजेस्पेरेमेंट उनके रास्ते को रोकने की कोशिश की। उन्होंने एक बैरिकेड बनाने के लिए ट्रकों और बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल किया, यह सोचकर कि वे हमें इससे रोक सकते हैं। भोले। आरव ने गति कम नहीं की। वज्र एक विशाल स्टील के बैल की तरह बैरिकेड की ओर बढ़ा। एक दहाड़ के साथ ट्रक और बख्तरबंद वाहन कागज की तरह कुचल दिए गए और दूर उछल गए। अंत में तीसरे हैंगर की मोटी कंक्रीट की दीवार उनके सामने आ गई। अधिकतम शक्ति, आरव चिल्लाया। टैंक के एक पल के लिए तेज होते ही पावर कोर से एक नीली रोशनी निकली। जब टैंक का भारी शरीर दीवार से टकराया तो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली एक दहाड़ सुनाई दी। कंक्रीट की दीवार एक मकड़ी के जाले की तरह टूट गई और फिर एक बड़े छेद के साथ ढह गई। धूल और मलबे के पीछे से वज्र उभरा। उनके सामने एक अंतहीन घना जंगल और एक गहरा रात का आकाश फैला हुआ था। वे भागने में सफल रहे थे, हालांकि राहत क्षणिक थी। पीछे से एक शक्तिशाली इंजन की आवाज सुनाई दी। 3 सिर वाले नाग की पीछा करने वाली सेना, सशस्त्र हेलीकॉप्टरों और हमलावर ड्रोनों को शामिल करने वाला एक विशाल पीछा। धत, वे अड्डे हुए हैं। आरव ने नियंत्रण लीवर को पकड़ते हुए शाप दिया। उस समय आयशा का संचारक बजा। फोन करने वाला जनरल विक्रम सिंह है। आयशा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम अब कहां हो? उसकी आवाज चिंतित लग रही थी। आयशा एक पल के लिए झिझकी। क्या उसे उस पर भरोसा करना चाहिए? लेकिन इस समय वह एकमात्र व्यक्ति थी जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। जनरल, यह एक विश्वासघात है। बेस पर हमला हुआ है। मुझे पता है, यह मेरी गलती है। दुश्मन मेरी संचार नेटवर्क पर कब्जा करने में कामयाब रहा। मैंने अभी इसे बहाल करने में कामयाबी हासिल की है। ध्यान से सुनो। उत्तर में 20 किमी दूर एक आपातकालीन रनवे है। अगर तुम वहां जाओगे तो मेरे द्वारा भेजा गया परिवहन विमान तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जल्दी करो। संचार काट दिया गया। आयशा भ्रमित थी। क्या यह एक और जाल था या एकमात्र उम्मीद? हम क्या करेंगे? आरव ने उसे देखते हुए पूछा। फैसला उसके हाथ में था। उसे जनरल विक्रम सिंह की आवाज में निराशा याद आई। यह अभिनय नहीं था। हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। मैं जनरल पर भरोसा करने की कोशिश करूंगी। वज्र मुड़ा और अंधेरे में तेजी से चला गया। उनके पीछे दर्जनों रोशनी उनका पीछा कर रही थी। लंबी रात अभी शुरू हुई थी। जंगल में रात ठंडी थी। वज्र अपनी सभी बत्तियां बंद करके अंधेरे में तेजी से चला गया। उनके पीछे पीछा करने वाली सेना की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। टैंक के स्टील्थ फंक्शन और बेहतर गति के लिए धन्यवाद, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। उन्हें किसी भी समय फिर से पकड़ा जा सकता था। जब वे आपातकालीन रनवे पर पहुंचे तो जो उनका इंतजार कर रहा था वह वादा किया गया परिवहन विमान नहीं था। एक पुराना और छोटा हल्का विमान हवा में अस्थिर रूप से खड़ा था। कॉकपिट से बाहर निकलने वाला व्यक्ति जनरल विक्रम सिंह था। वह अकेला था। समय नहीं है, जल्दी अंदर आओ। जनरल विक्रम सिंह ने उत्सुकता से इशारा किया। उसका चेहरा थकान और अपराध बोध से भरा था। क्या हुआ जनरल? बेस के बारे में क्या? आयशा ने पूछा। यह 3 सिर वाले नाग के हाथों में पड़ गया। मुझे बहुत देर से पता चला, यहां तक कि मेरा सहयोगी भी उनका जासूस था। तुम्हारे भागने के बाद बेस पर सभी संचार काट दिए गए। शायद वहां के सभी कर्मियों को खत्म कर दिया गया है या भर्ती कर लिया गया है। मुझे खेद है आयशा, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को नहीं बचा सका। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। वह गद्दार नहीं था, वह भी 3 सिर वाले नाग का शिकार था। तीनों हल्के विमान में सवार हो गए। उन्हें जंगल के बीच में विशाल टैंक छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन जाने से पहले आरव ने टैंक के डेटा कोर से सबसे महत्वपूर्ण एन्क्रिप्टेड फाइलों को अपने पोर्टेबल टर्मिनल में स्थानांतरित कर दिया था। अब उनके पास केवल यह छोटी डेटा चिप थी। विमान ने संघर्ष करते हुए उड़ान भरी और अंधेरे में गायब हो गया। दूर से वे उस बेस की दिशा में आकाश को आग से लाल होते देख सकते थे जिसे उन्होंने छोड़ा था। 3 सिर वाला नाग स्पष्ट रूप से सभी सबूतों को नष्ट कर रहा था। वे एक गुप्त सुरक्षित घर की ओर बढ़ रहे थे जिसे जनरल विक्रम सिंह ने बहुत पहले तैयार किया था। सभ्यता से दूर एक घने जंगल के बीच में एक पुरानी झोपड़ी। यह बिजली या पानी के बिना एक आदिम स्थान था।
लेकिन दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए एकदम सही जगह थी। वहां कुछ दिन बीत गए। रेडियो ने एक सैन्य अड्डे पर एक रहस्यमय विस्फोट के बारे में बताया जिसमें कई लोग हताहत हुए। कैप्टन आयशा रहमान और कई शोधकर्ता लापता व्यक्तियों की सूची में थे। दुनिया मान लेगी कि वे मर चुके हैं। वे अब आधिकारिक तौर पर अस्तित्वहीन भूत थे। दिन में वे सोते थे और रात में वे आरव द्वारा लाए गए डेटा का विश्लेषण करते थे। आरव ने टर्मिनल को एक पुराने जनरेटर से जोड़ा और डेटा कोड को क्रैक करने पर ध्यान केंद्रित किया। आयशा उसके साथ थी, उसकी मदद कर रही थी, जबकि जनरल विक्रम सिंह बाहर की स्थिति की निगरानी कर रहे थे और सतर्क रहे। एक संकीर्ण और असुविधाजनक स्थान में एक साथ अपने समय के दौरान जीवन और मृत्यु के खतरे को महसूस करते हुए आरव और आयशा के बीच एक अलग माहौल बहने लगा। हैंगर में उनकी पहली मुलाकात अवमानना और उकसावे के साथ शुरू हुई, लेकिन अब वे एकमात्र साथी थे जो एक दूसरे की पीठ की रक्षा कर सकते थे। आयशा अब उसे तेल से सने मैकेनिक के रूप में नहीं देखती थी। उसने उसकी शांति, बुद्धिमत्ता और निर्णायकता की प्रशंसा की जो संकट की स्थितियों में चमकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी आंखों में गहरे दुख ने उसके दिल को मोह लिया। अपने साथियों और पिता को खोने के बाद केवल बदला लेने के लिए जीने वाले एक व्यक्ति की अकेलापन ने उसके दिल को दुखाया। आरव ने भी आयशा का असली पक्ष उसके बर्फ की रानी के मुखौटे के पीछे देखा। वह मजबूत और ठंडी थी, लेकिन एक नाजुक इंसान भी थी जो अपने पिता की मौत के सामने कमजोर हो गई थी। हर रात उसे बुरे सपने आते और वह अपने पिता का नाम पुकारती। जब भी ऐसा होता, आरव चुपचाप उसके बगल में बैठ जाता और उसकी देखभाल करता जब तक कि वह फिर से सो न जाए। एक रात अलाव के सामने उन दोनों ने पहली बार अपने अतीत के बारे में बात की। आरव ने शांति से उस दिन की कहानी बताई जब उसने अंतिम मिशन में अपने साथियों को खो दिया था। आयशा ने अपने पूर्णतावादी पिता के साथ अपने खुशहाल बचपन और उस याद के बारे में बात की कि कैसे वे धीरे धीरे अलग हो गए क्योंकि उसके पिता 3 सिर वाले नाग परियोजना में डूब गए। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि वे जो हथियार बनाते थे वे लोगों को मारने के लिए नहीं थे, बल्कि अधिक लोगों को बचाने के लिए एक ढाल थे। मैंने उन पर विश्वास किया, लेकिन अंत में मेरे पिता ने जो बनाया वह एक राक्षस था जो दुनिया को धमकी देता था, और उस राक्षस ने मेरे पिता को निगल लिया। आयशा की आवाज कांप गई। आरव ने चुपचाप अपनी जैकेट उतारी और उसे आयशा के कंधों पर डाल दिया। नहीं कैप्टन, आपके पिता ने एक राक्षस नहीं बनाया, उन्होंने एकमात्र हथियार छोड़ा जो उस राक्षस से लड़ सकता था, और उन्होंने आपको चाबी सौंपी। उसके गर्म आराम ने आयशा को उन आंसुओं को बहाने दिया जिन्हें उसने लंबे समय से रोक रखा था। आरव ने चुपचाप अपना कंधा आयशा को झुकने के लिए दिया। अलाव की रोशनी के नीचे उनकी परछाइयां लंबी हो गईं, जैसे राख से उभरती एक सच्चाई। निराशा के अंधेरे के बीच उनके दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। वे अब अकेले नहीं थे। डेटा एन्क्रिप्शन कल्पना से अधिक मजबूत था। हालांकि आरव दिन रात काम करता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोर फाइलें अभी भी कसकर सील थीं। एन्क्रिप्शन में डॉ विक्रम शर्मा और डॉ अजय मेहरा द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए एक अद्वितीय एल्गोरिथम शामिल थे। इसलिए इसे केवल बाहरी बल से क्रैक करना लगभग असंभव था। यह काम नहीं करेगा, हमारी ताकत अकेले पर्याप्त नहीं है, जनरल विक्रम सिंह ने एक गंभीर भाव से कहा। समय उनके पक्ष में नहीं था। अब हक अकेले पर्याप्त है। 3 सिर वाला नाग उन्हें खोजने के लिए अपने वैश्विक खुफिया नेटवर्क को जुटा रहा होगा। यह अज्ञात था कि यह छोटी झोपड़ी कब तक सुरक्षित रहेगी। कोई है जिससे हम मदद मांग सकते हैं। आरव ने एक लंबी चुप्पी के बाद बात की। उसके चेहरे पर एक गहरा आंतरिक संघर्ष दिखाई दिया। उसने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया उसका उसके अतीत से गहरा संबंध था, और वह उसे खतरे में वापस खींचने से हिचकिचा रहा था। लेकिन अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कौन? आयशा ने पूछा। मेरी पुरानी टीम का साथी, उसे गरुड़ कहा जाता था, आज का सबसे अच्छा हैकर और सूचना विश्लेषक। आरव ने गरुड़ के बारे में बताया। वह उसका साथी था जिसने अपनी सैन्य सेवा के दौरान उसके साथ कई गुप्त अभियान चलाए थे। अंतिम मिशन में आरव के मारे जाने की सूचना के बाद उसने सेना छोड़ दी और गायब हो गया, लेकिन आरव उसे तक पहुंचने के लिए आपातकालीन संपर्क नेटवर्क जानता था। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं?
क्या इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उसने भी विश्वासघात किया हो? जनरल विक्रम सिंह के सवाल पर आरव ने अपना सिर हिलाया। उसने मेरी जान 3 बार बचाई, मैंने भी उसकी जान बचाई। हमारा बंधन सिर्फ साथी सैनिकों की दोस्ती से कहीं ज्यादा है। समस्या यह है कि उससे कैसे संपर्क किया जाए। 3 सिर वाले नाग को सभी संचारों की निगरानी करनी चाहिए। एक लापरवाह संपर्क प्रयास तुरंत उनके स्थान का खुलासा कर देगा। मुझे पता है कैसे। आरव ने अपना पुराना टर्मिनल निकाला। उसने सामान्य संचार नेटवर्क का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक एन्क्रिप्टेड संदेश लिखने के लिए एक लंबे समय से अप्रयुक्त सैन्य निम्न आवृत्ति संचार प्रोटोकॉल का उपयोग किया। यह एक कोड था जिसे केवल वह और गरुड़ जानते थे। संदेश सरल था, भूत वापस आ गया है, इंद्र की मदद चाहिए। इंद्र अभियानों के दौरान उसका कोड नाम था। संदेश भेजने के बाद उन्होंने उत्सुकता से जवाब का इंतजार किया। 1-2 दिन बिना किसी खबर के बीत गए। ठीक जब उम्मीद निराशा में बदलने लगी थी, तीसरी रात को टर्मिनल से एक छोटा सिग्नल टोन बजा। एक जवाब आ गया था। संदेशवाहक हमेशा परमेश्वर के पक्ष में होता है। निर्देशांक भेजें। यह गरुड़ था। वह अभी भी जीवित था और वह अभी भी आरव का इंतजार कर रहा था। आरव ने राहत की सांस ली और उन्हें गुप्त बैठक स्थल के निर्देशांक भेजे। नियत दिन पर आरव ने झोपड़ी को अकेला छोड़ दिया। आयशा ने चिंतित दृष्टि से उसकी पीठ को देखा। तुम्हें वापस आना होगा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। आरव ने संक्षिप्त उत्तर दिया और अंधेरे में गायब हो गया। बैठक स्थल झोपड़ी से 10 किलोमीटर दूर एक परित्यक्त पुरानी चीनी मिल थी। आरव वहां पहुंचने के लिए कई घंटों तक जंगल के रास्ते से भागा। पुरानी मिल की इमारत घोर अंधेरे में भयावह रूप से खड़ी थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने अपनी पीठ पर एक ठंडी बंदूक की नाल महसूस की। हिलो मत। हाथ सिर पर एक परिचित लेकिन सतर्क आवाज। आरव ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अंधेरे से एक आदमी निकला, एक पतली दाढ़ी और तेज आंखें। गरुड़। वह इन वर्षों में बहुत बदल गया था, लेकिन आरव ने उसे तुरंत पहचान लिया। बहुत समय हो गया गरुड़, क्या यह सच में तुम हो? इंद्र, मैंने तुम्हारे अंतिम संस्कार में तुम्हारे ताबूत पर खुद मिट्टी छिड़की थी। गरुड़ ने उसे जांचते समय अपना हथियार नीचे नहीं किया। उसकी आंखों में खुशी और संदेह का मिश्रण था। यह एक लंबी कहानी है। पहले अपनी बंदूक नीचे रखो, जब तक मैं यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि तुम एक असली भूत हो या भूत का मुखौटा पहने एक जाल हो। गरुड़ ने आरव के शरीर की तलाशी ली और केवल उसके हाथ पर एक पुराना निशान पाने के बाद ही उसने अंततः अपनी सतर्कता कम की। यह निशान अतीत में एक ऑपरेशन में गरुड़ को बचाने की कोशिश करते समय मिला था। धत, यह सच में तुम हो? गरुड़ ने अपनी बंदूक नीचे की और आरव को कसकर गले लगा लिया। दोनों साथियों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई, अपनी पुनर्मिलन की खुशी साझा की। आरव ने गरुड़ को वह सब कुछ बताया जो हुआ था। 3 सिर वाले नाग की साजिश, उसके पिता की मृत्यु, वज्र और आयशा और जनरल विक्रम सिंह की कहानी। सब कुछ सुनने के बाद गरुड़ का भाव बहुत गंभीर हो गया। 3 सिर वाला नाग, मैंने वह नाम सुना है। एक गहरा संबंध जो सेना और रक्षा उद्योग के उच्चतम क्षेत्रों को जोड़ता है। इसे उजागर करने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति की एक रहस्यमय मौत हो गई। यह एक अच्छी संजस की कोशिश करने वाले बात करता है। बात है कि तुम अभी भी जीवित हो, लेकिन अब तुम दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों के निशाने पर हो। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस डेटा कोड को क्रैक करो। अंदर 3 सिर वाले नाग को नष्ट करने के सबूत हैं। आरव ने अपना डेटा टर्मिनल सौंप दिया। गरुड़ ने उसे स्वीकार किया और उसे अपने लैपटॉप से जोड़ा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर फुर्ती से नाचने लगीं। कई घंटों तक पुरानी मिल में केवल टाइपिंग की आवाज गूंजती रही। अंत में गरुड़ की हरकतें रुक गईं। उसका चेहरा सदमे और गुस्से से भर गया था। मिल गया, मुझे उनका दिल मिल गया। गरुड़ ने आरव को दिखाने के लिए अपनी स्क्रीन घुमाई। स्क्रीन पर एक आदमी की तस्वीर दिखाई दी। एक प्रतिष्ठित अधेड़ उम्र का आदमी। उसका नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है, जो भारत रक्षा प्रणालियां BDS के अध्यक्ष हैं, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रक्षा उद्योग कंपनी है। यह व्यक्ति 3 सिर वाले नाग का नेता है, इन सभी अपराधों के शीर्ष पर का मास्टरमाइंड। डेटा हत्या के आदेशों और अवैध हथियारों की बिक्री के अनुबंधों से भरा है, जिन पर उसने खुद हस्ताक्षर किए हैं।
अंत में दुश्मन का चेहरा सामने आ गया। आरव की आंखें ठंडी चमक उठीं। कुछ दिनों में वह अपने निजी द्वीप पर एक गुप्त पार्टी आयोजित करेगा। दुनिया भर के उच्च पदस्थ अधिकारियों को आमंत्रित करना, नए हथियारों का प्रदर्शन करने और गंदे सौदे करने का एक स्थान। अगर हम उस जगह पर छापा मारते हैं तो हम उन सभी को एक साथ पंगु बना सकते हैं, गरुड़ ने कहा। यह एक लगभग असंभव ऑपरेशन था। केवल कुछ लोगों के साथ दुश्मन के भारी सुरक्षा वाले रक्षा के दिल पर आक्रमण करना आत्महत्या के बराबर था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ठीक है, हम भी उस पार्टी में शामिल होंगे, आरव ने दृढ़ता से कहा। भूत का अंतिम शिकार शुरू होने वाला था। झोपड़ी में वापस आरव और गरुड़ ने जनरल विक्रम सिंह और आयशा को पूरी स्थिति समझाई। जनरल विक्रम सिंह यह जानकर चौंक गए कि 3 सिर वाले नाग का नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र प्रताप सिंह रक्षा मंत्रालय के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक थे और जनता के बीच एक परोपकारी व्यवसायी के रूप में जाने जाते थे। यह सच है जो वे कहते हैं, भेष में एक दुश्मन। जनरल विक्रम सिंह ने बुदबुदाया। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था। राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आयोजित गुप्त पार्टी में घुसपैठ करना और वहां 3 सिर वाले नाग के अपराधों के सबूतों को पूरी दुनिया के सामने उजागर करना। लेकिन समस्या यह थी कि किले जैसे उस द्वीप में कैसे घुसपैठ की जाए। बिन बुलाए मेहमान अंदर नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले हमें एक निमंत्रण प्राप्त करना होगा, गरुड़ ने अपने लैपटॉप पर टाइप करते हुए कहा। उसकी उंगलियों के कुछ ही हरकतों से पार्टी की मेहमान सूची स्क्रीन पर आ गई। बड़े उद्योगपति, राजनेता, विभिन्न देशों के हथियार डीलर, सभी अंधेरी दुनिया से जुड़े व्यक्ति थे। हम उनमें से एक के रूप में भेष बदलेंगे। समस्या यह है कि पहचान सत्यापन प्रक्रिया बहुत सख्त होनी चाहिए। फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनिंग मानक हैं और इस बात की संभावना है कि वे वास्तविक समय में बायोमेट्रिक डेटा की तुलना करेंगे। तो क्या होगा अगर हम एक भूत अतिथि बनाएं जो बिल्कुल मौजूद नहीं है? आयशा ने एक विचार प्रस्तुत किया। एक विशेष अतिथि जो निमंत्रण सूची में नहीं था, लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह मना नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए एक नया टाइकून जो एक बड़ा निवेश करना चाहता है। यह एक जोखिम भरा प्रयास था, लेकिन कोशिश करने लायक था। गरुड़ ने तुरंत एक काल्पनिक चरित्र बनाना शुरू कर दिया। एक रहस्यमय निवेशक जिसने एक बड़ी संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन दुनिया के लिए अज्ञात था, और उसकी खूबसूरत साथी आरव और आयशा वह भूमिका निभाएंगे। कई दिनों तक गरुड़ ने उनकी झूठी पहचान से संबंधित सभी डिजिटल रिकॉर्ड बनाए। बैंक खाते, व्यवसाय पंजीकरण, आप्रवासन रिकॉर्ड। उसने एक उत्तम नकली जीवन बनाया, जैसे कि वह व्यक्ति वर्षों से मौजूद था। अगली समस्या हथियार थी। पार्टी में कोई हथियार नहीं ले जाया जा सकता था, लेकिन खाली हाथ दुश्मन के दिल में प्रवेश करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। हम हथियार वहां प्राप्त करेंगे, आरव ने कहा। उसने द्वीप का नक्शा फैलाया। गरुड़, क्या तुम द्वीप के पावर ग्रिड और संचार नेटवर्क को नियंत्रित कर सकते हो? बेशक, यह मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। अच्छा, जब हम पार्टी में घुसपैठ करते हैं और एक संकेत भेजते हैं, तो तुम द्वीप पर सभी संचार को अक्षम कर देते हो और इसकी सुरक्षा प्रणाली को बाधित कर देते हो। उस अराजकता में हम द्वीप पर हथियार डिपो पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हें हथियार डिपो के स्थान के बारे में कैसे पता है? 3 सिर वाले नाग जैसे संगठन के पास हमेशा मामले में एक आपातकालीन योजना होती है, और उस योजना का केंद्र हमेशा हथियार डिपो और भागने का मार्ग होता है। वह जानकारी डेटा में होनी चाहिए, जैसा कि आरव ने भविष्यवाणी की थी। गरुड़ को डिक्रिप्टेड डेटा में द्वीप की एक विस्तृत आंतरिक योजना मिली। इसमें जनता के लिए अज्ञात एक गुप्त हथियार डिपो का स्थान और भागने के लिए एक आपातकालीन पनडुब्बी के साथ एक हैंगर चिह्नित किया गया था। ऑपरेशन की योजना और भी ठोस हो गई। जनरल विक्रम सिंह बाहर से उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने अपने कुछ पूर्व अधीनस्थों से संपर्क किया, जिन पर अभी भी भरोसा किया जा सकता था कि वे द्वीप के चारों ओर स्टैंड बाय पर रहें और ऑपरेशन सफल होने के बाद उन्हें भागने में मदद करें। सभी तैयारियां पूरी हो गईं और अंत में ऑपरेशन की रात आ गई। झोपड़ी में एक भारी तनाव छा गया। सबने चुपचाप अपने अपने उपकरणों की जांच की। कल सब कुछ खत्म हो सकता था या वे सब मर सकते थे। आयशा खिड़की के पास खड़ी थी।
रात के आकाश को देख रही थी। उसका दिल भावनाओं का मिश्रण था। अपने पिता का बदला लेने की उम्मीद और आगे आने वाली मौत का डर संघर्ष में थे। उस समय आरव उसके पास आया। क्या तुम डर रही हो? यह एक झूठ होगा अगर मैं कहूं कि मैं डर नहीं रही हूं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे करना ही होगा। हम सफल होंगे। आरव की आवाज अटूट आत्मविश्वास से भरी थी। तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो? डर में आरव की कुछ अति कुछ मरती को, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। आरव ने चुपचाप आयशा का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म और मजबूत था। आयशा ने उसका हाथ वापस पकड़ लिया। वे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उस नजर में कई भावनाएं थीं, दया, विश्वास और उससे भी कुछ ज्यादा। हमें जिंदा वापस आना होगा। और सब कुछ खत्म होने के बाद, आयशा ने अपना वाक्य लटका दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद शायद तब मुझे तुमसे शादी करनी होगी। आरव थोड़ा मुस्कुराया। हैंगर में अपने शब्दों को याद करते हुए उसके मजाक ने आयशा को थोड़ा हंसा दिया, जैसे कि उसका तनाव कम हो गया हो। क्या वह प्रस्ताव अभी भी मान्य है? हमेशा। वे अब और नहीं बोले, लेकिन उनके जकड़े हुए हाथों ने किसी भी शपथ से ज्यादा मजबूत वादा किया। कल की लड़ाई में जीवित रहने और एक साथ एक नई सुबह का स्वागत करने का वादा। अगली सुबह वे अपने अपने पदों पर चले गए। आरव और आयशा एक उत्तम उच्च वर्गीय जोड़े में बदल गए। आरव ने एक सुरुचिपूर्ण टक्सीडो पहना था। आयशा ने एक सुंदर शाम का गाउन। उनकी उपस्थिति में मरने के लिए तैयार एक सैनिक का कोई निशान नहीं था। वे राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वीप के लिए एक चार्टर्ड लग्जरी नौका पर सवार हुए। विशाल तूफान की आंख के लिए अंतिम यात्रा शुरू हो गई थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वीप के दो चेहरे थे, स्वर्ग और नरक। दूर से यह अपने पन्ना नीले समुद्र, सफेद रेत के समुद्र तटों और हरे भरे जंगलों के साथ पृथ्वी पर एक स्वर्ग की तरह लग रहा था। लेकिन द्वीप के जितना करीब अदृश्य सुरक्षा जाल, उतना ही दम घुटने वाला महसूस हुआ। उन्नत रडार, सोनार और पानी के नीचे के ड्रोन द्वीप की कड़ी सुरक्षा कर रहे थे। जब आरव और आयशा की नौका निर्दिष्ट मार्ग में दाखिल हुई तो एक सशस्त्र गश्ती नाव तेजी से पास आई। काले सूट वाले अंगरक्षकों ने नौका पर चढ़कर उन दोनों की तेज नजरों से जांच की। क्या आप आमंत्रित मेहमान हैं? वे जो नए व्यापार भागीदार हो सकते हैं। आरव ने गरुड़ द्वारा बनाई गई नकली पहचान का उपयोग करते हुए शांति से उत्तर दिया। उसके बोलने का तरीका और व्यवहार बिल्कुल एक नए, अहंकारी और आत्मविश्वासी टाइकून जैसा था। अंगरक्षक ने अपना संदेह नहीं खोया और उनकी पहचान सत्यापित करना शुरू कर दिया। सख्त प्रक्रिया ने आइरिस, फिंगरप्रिंट और यहां तक कि रक्तवाहिका पैटर्न को भी स्कैन किया। आरव और आयशा एक पल के लिए तनाव में थे, लेकिन गरुड़ द्वारा बनाया गया डेटा उत्तम था। वे बिना किसी समस्या के सभी प्रक्रियाओं से गुजर गए। स्वागत है, हम आपको पार्टी स्थल तक ले जाएंगे। अंगरक्षकों का रवैया विनम्र हो गया। वे द्वीप के घाट पर पहुंचे और पार्टी आयोजित होने वाली मुख्य इमारत के लिए एक विशेष गोल्फ कार्ट पर सवार हुए। इमारत द्वीप के उच्चतम बिंदु पर स्थित एक विशाल कांच का महल था। अंदर शानदार क्रिस्टल झाड़, कला के महंगे काम और दुनिया भर के शासक थे। पार्टी पाखंड और वासना से भरे एक नकाबपोश गेंद की तरह थी। लोग अपने शैंपेन के गिलास खनखनाते हुए सुरुचिपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें एक दूसरे के मूल्य का आकलन करने और कमजोरियों की तलाश करने के लिए चमक रही थीं। आरव और आयशा स्वाभाविक रूप से उनके बीच घुल मिल गए। सांपों के अड्डे की तरह आयशा ने धीरे से फुसफुसाया, और हम शिकारी हैं जो सांप राजा को पकड़ने आए हैं। आरव ने आयशा की कमर के चारों ओर अपनी बांह लपेटते हुए उत्तर दिया। वे उत्तम जोड़े की तरह लग रहे थे। वे पार्टी के चारों ओर घूमे, आंतरिक लेआउट और अंगरक्षकों की स्थिति की पहचान की। सब कुछ उस योजना से मेल खाता था जो गरुड़ ने प्राप्त की थी। उनके लक्ष्य दो थे। पहला, पार्टी के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के पास पहुंचना, ताकि एक रिले डिवाइस स्थापित किया जा सके, ताकि गरुड़ बाहर से सिस्टम को नियंत्रित कर सके। दूसरा, वाटी का पाठ का एक पार्टी की कारी करती है, आज एक का कारी की पाठ करते हैं, जानबूझकर राघवेंद्र प्रताप सिंह के पास पहुंचना, ताकि उसकी आवाज और बायोमेट्रिक डेटा का एक नमूना लिया जा सके। यह अंतिम डेटा एन्क्रिप्शन को तोड़ने की अंतिम कुंजी थी। जब आयशा कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ बातचीत करके ध्यान आकर्षित कर रही थी, आरव चुपचाप पार्टी से निकल गया और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़ गया।
गलियारा हर कुछ कदमों पर निगरानी कैमरों और लेजर सेंसर से भरा था, लेकिन वह एक भूत की तरह चला, सभी निगरानी नेटवर्कों से बचता हुआ। नियंत्रण कक्ष के सामने 2 अंगरक्षक पहरा दे रहे थे। आरव अंधेरे से चुपचाप प्रकट हुआ, उन्हें एक पल में अक्षम कर दिया और उनके शरीर को छिपा दिया। नियंत्रण कक्ष के अंदर दर्जनों मॉनिटर भरे हुए थे। आरव ने गरुड़ के निर्देशों का पालन किया, एक अगोचर स्थान पर एक छोटा रिले डिवाइस स्थापित किया। सभी तैयारियां पूरी हो गईं। वह पार्टी में लौट आया, किसी ने भी उसके जाने पर ध्यान नहीं दिया। अब केवल राघवेंद्र प्रताप सिंह के पास पहुंचना बाकी था। एक पल बाद पार्टी की सभी लाइटें मंच पर केंद्रित हो गईं। मेजबान द्वारा एक परिचय के साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह प्रकट हुए। एक दोस्ताना मुस्कान और एक आरामदेह व्यवहार के साथ उन्होंने मेहमानों का धन्यवाद किया। उनका भाषण शांति और मानव जाति की समृद्धि के बारे में पाखंडी शब्दों से भरा था। भाषण समाप्त होने के बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह मंच से नीचे आए और मेहमानों का अभिवादन करने लगे। यह हमारा मौका है, इसे मुझ पर छोड़ दो, आयशा ने आरव से फुसफुसाया। वह सुरुचिपूर्ण ढंग से राघवेंद्र प्रताप सिंह की ओर बढ़ी। पार्टी में उसकी सुंदरता सबसे प्रमुख थी। आपका भाषण बहुत प्रेरणादायक था, श्रीमान सिंह। राघवेंद्र प्रताप सिंह उसके पास आने वाली खूबसूरत महिला से आकर्षित हुए। धन्यवाद, खूबसूरत महिला। एक चेहरा जिसे मैंने पहली बार देखा है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? यह मेरे लिए सम्मान की बात है। एक नवागंतुक को आप जैसे महान व्यक्ति का ध्यान प्राप्त हुआ। आयशा ने उसके साथ अपनी बातचीत जारी रखते हुए आकर्षक रूप से मुस्कुराया। उसके गाउन में छिपा एक अति छोटा स्कैनर उसके सभी बायोमेट्रिक डेटा, आवाज का लहजा, हृदय गति, शरीर का तापमान एकत्र कर रहा था। राघवेंद्र प्रताप सिंह उसके आकर्षण से पूरी तरह से मोहित लग रहे थे, बिना किसी सतर्कता के बातचीत का आनंद ले रहे थे। उस समय राघवेंद्र प्रताप सिंह की आंखें आरव पर चली गईं, जो आयशा के पीछे खड़ा था। उसकी निगाहें अचानक तेज हो गईं। आपका साथी शांत लगता है, उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। आरव का दिल धड़कना बंद हो गया। क्या उसकी पहचान उजागर हो गई थी? लेकिन उसने अपने भाव में कोई बदलाव नहीं किया और सिर झुकाते हुए राघवेंद्र प्रताप सिंह के पास गया। शांति मेरा आकर्षण है। मैंने अक्सर आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है, सर। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही अच्छे व्यापार भागीदारों के रूप में फिर से मिल सकते हैं। आरव ने जानबूझकर अपने शराब के गिलास को राघवेंद्र प्रताप सिंह के हाथ से हल्का सा छुआ। उस संक्षिप्त क्षण में उसकी अंगूठी में लगे एक विशेष सेंसर ने राघवेंद्र प्रताप सिंह के डीएनए का एक नमूना ले लिया। सब कुछ उत्तम था। एक दिलचस्प दोस्त, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा। अब और संदिग्ध नहीं लग रहे थे और फिर से दोस्ताना मुस्कुरा रहे थे। अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आरव और आयशा चुपचाप पार्टी के एक कोने में पीछे हट गए। आरव ने अपने कान में लगे संचारक के माध्यम से गरुड़ को एक संकेत भेजा, इंद्र स्थिति में, शो शुरू करो। गरुड़ का जवाब सुना गया, संदेशवाहक परमेश्वर के आदेश को प्राप्त करने के लिए तैयार है। आतिशबाजी 10 सेकंड में शुरू होगी। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। विशाल नकाबपोश गेंद का पर्दा बंद होने वाला था और असली पार्टी खून की गंध वाली शुरू होने वाली थी। आरव और आयशा ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी शब्द के सिर हिलाया। जैसे ही गरुड़ की उलटी गिनती समाप्त हुई, पूरा द्वीप अंधेरे में डूब गया। शानदार झाड़ और पार्टी की सभी लाइटें एक साथ बुझ गईं। यहां तक कि आपातकालीन बिजली भी काम नहीं कर रही थी। एक उत्तम कुल ब्लैकआउट। पार्टी तुरंत अराजकता में उतर गई। लोगों की चीखें और घबराई हुई चीखें एक साथ मिल गईं। सब लोग शांत हो जाओ, यह सिर्फ एक सामान्य ब्लैकआउट है, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अंधेरे से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अराजकता में डूब गई। उसके अंगरक्षकों ने जल्दी से उसे घेर लिया और उसे निकालने की कोशिश की। यह वह क्षण था जिसका आरव और आयशा इंतजार कर रहे थे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उन दोनों ने अंगरक्षकों की हरकतों का इस्तेमाल गुप्त हथियार डिपो की ओर जाने के लिए किया। गरुड़ ने द्वीप की सुरक्षा प्रणाली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। निगरानी कैमरे बेकार हो गए और सभी संचार नेटवर्क मर गए। हथियार डिपो तक 3 मिनट। आपको वहां पहुंचना होगा इससे पहले कि अंगरक्षक मैन्युअल रूप से आपातकालीन प्रणाली को बहाल करें। गरुड़ की आवाज संचारक के माध्यम से सुनाई दी। वे दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के अंधेरे में भागे।
उनकी हरकतें सामान्य पार्टी मेहमानों की तरह नहीं थीं। वे वर्षों के प्रशिक्षण से गढ़ी गई तेज और कुशल हरकतें थीं। हथियार। डिपो का दरवाजा मोटी स्टील का बना था, लेकिन गरुड़ ने पहले ही इसकी लॉकिंग प्रणाली को अक्षम कर दिया था। एक बार अंदर जाने पर विभिन्न प्रकार के उन्नत हथियार दिखाई दे रहे थे। आरव और आयशा ने कुशलता से लड़ाकू वर्दी और हथियार चुने जो उनके लिए उपयुक्त थे। टक्सीडो और गाउन फेंक दिए गए। सुरुचिपूर्ण पार्टी मेहमान गायब हो गए थे। उनकी जगह ठंडे सैनिकों ने ले ली थी। जैसे ही उन दोनों ने खुद को हथियार बंद करना समाप्त किया, गोदाम के बाहर से जल्दबाजी में कदमों की आवाज सुनाई दी। राघवेंद्र प्रताप सिंह की कुलीन अंगरक्षक टीम ने उनका पता लगा लिया था। असली पार्टी अभी शुरू हुई है, आरव ने अपनी असॉल्ट राइफल को कॉक करते हुए कहा। जब दरवाजा खुला तो एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। संकरे गलियारे में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर गोलीबारी की। अंगरक्षकों की संख्या में लाभ था, लेकिन वे आरव और आयशा के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। उन दोनों ने उत्तम सहयोग दिखाया, एक दूसरे के अंधे धब्बों को कवर करते हुए। जब एक व्यक्ति कवरिंग फायर प्रदान करता तो दूसरा दुश्मन के पक्ष पर हमला करता और उन्हें अक्षम कर देता। उनकी हरकतें एक अच्छी तरह से नियोजित सिम्फनी की तरह सटीक और घातक थीं। इस बीच गरुड़ अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था। राघवेंद्र प्रताप सिंह के एकत्रित बायोमेट्रिक डेटा के साथ उसने अंतिम डेटा एन्क्रिप्शन को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। 3 सिर वाले नाग के अपराधों के सभी सबूत अंततः दुनिया के सामने प्रकट होने के लिए तैयार थे। उसने प्रमुख विश्व मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सर्वरों पर एक साथ डेटा भेजना शुरू कर दिया। पार्टी के कमरे में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने गुस्से से चिल्लाया, जल्दी से बिजली बहाल करो और संचार को जोड़ो, सभी घुसपैठियों को मार डालो। लेकिन उसका आदेश बस हवा में गायब हो गया। वह अपने द्वारा बनाए गए उत्तम किले के अंदर फंस गया था। उस समय पार्टी के कमरे में बड़ी स्क्रीन एक साथ जल उठी। ब्लैकआउट खत्म हो गया था, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखाई दिया वह एक चमकदार वीडियो नहीं था। यह राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा खुद हस्ताक्षरित एक हत्या वारंट था। अवैध हथियारों के लेन देन के छिपे हुए कैमरा वीडियो, अमानवीय जैव रासायनिक हथियारों के प्रयोगों की रिकॉर्डिंग, 3 सिर वाले नाग की सड़ी हुई सच्चाई सभी मेहमानों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी। स्क्रीन पर शब्द दिखाई दिए, गरुड़ की ओर से एक उपहार। पार्टी का कमरा एक बार फिर सदमे और डर से भर गया। जो लोग यह महसूस करते थे कि वे शैतान के साथ व्यापार कर रहे थे, वे चिल्लाए और बाहर निकलने के लिए हाथापाई करने लगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका साम्राज्य ढह रहा था। उन्हें पकड़ो, उन्हें जल्दी पकड़ो, वह अपना दिमाग खोते हुए चिल्लाया। हथियार डिपो के सामने सभी दुश्मनों को अक्षम करने के बाद आरव और आयशा अब राघवेंद्र प्रताप सिंह को पकड़ने के लिए पार्टी के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। गलियारा लाशों और गोली के खोखों से भरा था। तूफान की आंख अब अपने अंत के करीब थी। जब वे दोनों पार्टी के कमरे में पहुंचे तो राघवेंद्र प्रताप सिंह कुछ अंगरक्षकों के साथ एक आपातकालीन मार्ग से छत पर हेलीपैड की ओर भाग चुके थे। उसे भागने मत देना। आरव और आयशा उसके पीछे भागे। अंतिम लड़ाई छत की सीढ़ियों पर हुई। शेष अंगरक्षकों ने डेजेस्पेरेमेंट लड़ाई लड़ी, लेकिन वे सच्चाई के बोझ और बदला लेने के गुस्से से भरे 2 सैनिकों को नहीं रोक सके। अंत में जब वे छत पर पहुंचे तो एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से ठीक पहले राघवेंद्र प्रताप सिंह मुड़े और घृणा से भरी आंखों से आरव और आयशा को देखा। तुमने मेरे साम्राज्य को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें लगता है कि तुम यहां से जिंदा निकल सकते हो? जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, हेलीकॉप्टर से एक भारी मशीन गन आग उगलने लगी। आरव और आयशा एक बाधा के पीछे शरण लेने के लिए कूद गए। तूफान का अंतिम क्षण आ गया था। हेलीकॉप्टर की भारी मशीन गन ने छत को बेरहमी से साफ कर दिया। कंक्रीट का मलबा उड़ गया और धातु की संरचनाएं चीखते हुए फट गईं। आरव और आयशा गोलियों की बारिश से छिपने में कामयाब रहे, लेकिन इस स्थिति में वे केवल असहाय रूप से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते हुए देख सकते थे। मैं उनका ध्यान खींचूंगा। तुम बाईं ओर चक्कर लगाओ और पूंछ के रोटर पर निशाना लगाओ, आरव ने आयशा से चिल्लाया। यह एक लगभग आत्मघाती ऑपरेशन था। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
अगर हम उसे खो देते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरव ने जवाब का इंतजार नहीं किया और कवर से बाहर भागा। जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उसकी असॉल्ट राइफल ने आग उगली। हेलीकॉप्टर पर मशीन गनर को रोक दिया। एक गोली उसके गाल को छू गई और उसकी बुलेट प्रूफ बनियान से टकराई, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी वीर कवरिंग फायर के लिए धन्यवाद। आयशा को अपना मौका मिला। वह एक बिल्ली की तरह नीची स्थिति में भागी। हेलीकॉप्टर के अंधे धब्बे में घुसपैठ कर रही थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए और पायलट से तुरंत उड़ान भरने के लिए चिल्लाए। रोटर तेजी से घूमे और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे जमीन से उठने लगा। ठीक उसी समय आयशा ने हेलीकॉप्टर के पूंछ के रोटर पर सटीक निशाना लगाया। कई गोलियां पूंछ के रोटर के नियंत्रण तंत्र से टकराईं। हेलीकॉप्टर ने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और डगमगाने लगा। घबराए हुए पायलट ने विमान को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन यह नियंत्रण से बाहर था। हेलीकॉप्टर अनिश्चित रूप से घूमता रहा, छत के फर्श से टकराया और फिर से उछल गया। प्रभाव के परिणाम स्वरूप राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर लटके हुए थे, बाहर फेंक दिए गए। वह छत की रेलिंग के पास गिरते हुए चिल्लाया। हेलीकॉप्टर ने अंततः पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया, काला धुआं छोड़ते हुए, और इमारत के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक पल बाद एक विशाल विस्फोट के साथ एक प्रकाश की चमक ने रात के आकाश को रोशन कर दिया। सारा शोर थम गया और छत पर सन्नाटा छा गया। आरव ने हांफते हुए आयशा की ओर भागा। सौभाग्य से वह सुरक्षित थी। दोनों ने एक दूसरे की सुरक्षा की जांच की और राहत की सांस ली। उस समय एक कराह के साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह उठे। उनका शरीर गिरने से चकनाचूर हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी घृणा थी। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी पिस्तौल निकाली और उसे आरव पर निशाना साधा। तुम्हारे कारण, तुम्हारे पिता के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, उन्होंने घृणा से भरी आवाज में चिल्लाया। मेरे पिता, हम बस तुम्हारे जैसे शैतान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने ठंडाई से जवाब दिया। हाँ, वे सिर्फ पाखंडी थे, मूर्ख जो नहीं जानते थे कि दुनिया को बदलने की शक्ति पैसे और डर से आती है, न्याय से नहीं। राघवेंद्र प्रताप सिंह लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। उनके पीछे एक खड़ी चट्टान थी। यह खत्म हो गया है, सिंह, आयशा ने अपनी बंदूक उस पर तानते हुए कहा। खत्म नहीं, यह तो बस शुरुआत है। मेरे बिना 3 सिर वाला नाग गायब नहीं होगा। मेरे जैसे दूसरे, तीसरे होंगे। जब तक मानवीय इच्छा मौजूद है, हम अमर रहेंगे। वह पागलों की तरह हंसा और खुद को रेलिंग के ऊपर फेंक दिया। उसकी चीख जल्दी से अंधेरे में गायब हो गई। दुष्ट साम्राज्य पर शासन करने वाले सम्राट का एक व्यर्थ अंत हुआ। आरव और आयशा चुपचाप चट्टान के नीचे देखते रहे। लंबी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी, लेकिन जीत की खुशी के बजाय एक गहरी शून्यता ने उन्हें घेर लिया। बहुत अधिक खून और बलिदान। उस समय जनरल विक्रम सिंह से एक संचार आया। तुमने कर दिखाया। पूरी दुनिया में हंगामा है। विभिन्न देशों की सरकारें बीडीएस की जांच शुरू कर रही हैं। अब बाहर निकलने का समय है। द्वीप के दक्षिणी तट पर जाओ, मेरे आदमी वहां इंतजार कर रहे हैं। दोनों ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और द्वीप से भागने लगे, लेकिन द्वीप का से बाहर का रास्ता आसान नहीं था। राघवेंद्र प्रताप सिंह के कुछ शेष वफादारों ने डेस्पेरेमेंट लड़ाई लड़ी। दोनों को आगे बढ़ते हुए फिर से लड़ना पड़ा। भागने के दौरान आयशा को पेट के किनारे में गोली लग गई और आरव को एक विस्फोट से कंधे में छर्रे लगे। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से वादे के मुताबिक समुद्र तट पर पहुंचे। वहां एक छोटी रबर की नाव उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे नाव पर चढ़े, उनका तनाव कम हो गया और वे दोनों बेहोश हो गए। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वह जनरल विक्रम सिंह की आकृति थी, जो उनकी ओर हाथ हिला रही थी, और राघवेंद्र प्रताप सिंह का द्वीप जो अराजकता और आग में डूबा हुआ था। महान बुराई ढह गई थी, लेकिन वे भी गंभीर रूप से घायल थे। घाव केवल उनके शरीर पर नहीं थे, बल्कि उनके दिलों में भी गहराई से अंकित थे। चेतना क्षीण थी। एक धुंधले समुद्र में बिना पाल की नाव की तरह, कीटाणुनाशक की गंध, चिकित्सा मॉनिटर की नरम ध्वनि और दूर से लहरों की आवाज। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने जो देखा वह एक अजीब कमरे की सफेद छत थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके कंधे में तेज दर्द ने उसे फिर से लेटने पर मजबूर कर दिया। हिलो मत, तुम्हारा घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। एक परिचित आवाज ने उसे अपना सिर घुमाया।
आयशा बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला और पतला था, लेकिन उसकी आंखें जीवित थीं। उसके पेट पर एक पट्टी बंधी थी। हम कहाँ हैं? जनरल विक्रम सिंह द्वारा तैयार की गई एक जगह, एक छोटे तटीय गांव में एक निजी क्लिनिक। डॉक्टर भी जनरल का एक पूर्व अधीनस्थ है, इसीलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। आयशा ने आरव के माथे से पसीना पोंछा। मैं कितनी देर सोता रहा? 4 दिन। मैंने सच में सोचा था कि तुम मरने वाले हो। उसकी आवाज का अंत थोड़ा कांप गया। कोई कल्पना कर सकता है कि वह उन 4 दिनों के दौरान कितनी चिंतित थी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। भयंकर लड़ाई और भागने के समय एक सपने की तरह लग रहे थे। अब उन्हें धमकी देने वाली कोई और गोलियों की आवाज नहीं थी, या उनका पीछा करने वाले दुश्मन नहीं थे। केवल एक शांत शांति और एक परेशान करने वाला दर्द जो वास्तविकता बन गया। दुनिया कैसी है? आरव ने पूछा। BDS गेट, मीडिया इसे यही कहता है। पूरी दुनिया में हंगामा है। 3 सिर वाले नाग से जुड़े राजनेता, सैन्य अधिकारी, व्यवसायी एक एक करके गिरफ्तार किए जा रहे हैं। कुछ आत्महत्या कर लेते हैं या रहस्यमय दुर्घटनाएं होती हैं। सड़ी हुई जड़ें उखाड़ी जा रही हैं। आयशा ने बिस्तर के पास से एक अखबार उठाया। पहले पन्ने पर राघवेंद्र प्रताप सिंह की एक तस्वीर थी, जिसमें एक मुख्य लेख 3 सिर वाले नाग की सच्चाई को उजागर कर रहा था। उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई थी। दुनिया थोड़ी और न्यायपूर्ण दिशा में बढ़ने लगी थी। कुछ दिनों बाद वे दोनों धीरे धीरे ठीक हो गए। वे व्हीलचेयर में क्लिनिक के सामने छोटे से समुद्र तट पर टहलते थे, या एक दूसरे को पकड़कर। लड़ाई के तनाव और एड्रेनालाइन के खत्म हो जाने के बाद जो बचा था वह एक अजीब खामोशी और एक गहरी थकावट थी। उन्होंने दुनिया को बचा लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे खुद को नहीं बचा पाए थे। अतीत के घाव उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ गए। आरव को हर रात अपने साथियों को खोने के बुरे सपने आते थे, और आयशा अपने पिता की मौत के अपराध बोध से नहीं बच सकती थी। वे नायक थे जिन्होंने एक महान दुश्मन को मार गिराया था, लेकिन साथ ही वे साधारण इंसान भी थे जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। एक रात जो आयशा सो नहीं सकती थी, वह आरव के कमरे में गई। वह भी सो नहीं सकता था। खिड़की के बाहर रात के समुद्र को घूर रहा था। नींद नहीं आ रही। हाँ, बहुत सारे विचार। आयशा चुपचाप उसके बिस्तर के पास बैठ गई। अब जब सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे बिल्कुल भी खुशी क्यों नहीं हो रही है? उसकी आवाज खाली थी, क्योंकि युद्ध जीत लिया गया है, लेकिन जो खो गया वह कभी वापस नहीं आएगा। आरव ने शांति से उत्तर दिया। उसके शब्दों ने आयशा के दिल को छेद दिया। अब हमारा क्या होगा? दुनिया हमें मरा हुआ मानती है। शायद यह बेहतर है। आरव सिंह और आयशा रहमान उस द्वीप पर मर गए और एक नया जीवन शुरू किया। एक नया जीवन? क्या यह हमारे लिए संभव है? आयशा की आवाज संदेह से भरी थी। उसे यकीन नहीं था कि खून और विश्वासघात से स्नेह, अतीत को मिटाना और एक सामान्य जीवन जीना संभव है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ अभी भी गर्म था। अकेले यह शायद असंभव है, लेकिन एक साथ यह संभव हो सकता है। उसके शब्दों पर आयशा ने अपना सिर उठाया और उसे देखा। उसने उसकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखा, घायल और थका हुआ, लेकिन निराशा के अंत में आशा की एक किरण नहीं छोड़ रहा था। अनजाने में उसने उसे गले लगा लिया। आरव ने चुपचाप उसकी आलिंगन का जवाब दिया। 2 घायल आत्माओं ने एक दूसरे की गर्मी के माध्यम से एक दूसरे को सांत्वना दी। जिस तरह से वे लड़े थे वह अलग था, लेकिन उन्होंने एक ही दर्द साझा किया। उन्होंने अपने पिताओं के बदला लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में सब कुछ खो दिया। अब उनके पास केवल एक दूसरे थे। धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, आयशा ने फुसफुसाया, अपना चेहरा उसकी छाती में छिपाते हुए। यह एकमात्र चीज थी जो मैं कर सकता था। भोर की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। लंबी रात खत्म हो गई थी और एक नई सुबह आ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि वह सुबह कैसी होगी। मिलते ही संबद्धता था, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे। ठंडी भोर की हवा में बची छोटी सी अंगारों की तरह वे एक दूसरे पर झुके, एक नई शुरुआत के लिए तैयारी कर रहे थे। जब वे दोनों पर्याप्त रूप से ठीक हो गए तो जनरल विक्रम सिंह उनसे मिलने आए। वह पहले से बहुत बूढ़े लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। तुमने कर दिखाया। दुनिया तुम्हारा कर्जदार है, उन्होंने गर्व से कहा। उन दोनों को बारी बारी से देखते हुए उनके हाथ में एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज था। एक गैर सरकारी समिति तुमसे मिलना चाहती है। बेशक,
तुम्हारी पहचान गोपनीय रखने की गारंटी दी जाएगी। तुम्हारे आधिकारिक मृत्यु रिकॉर्ड बनाए रखे जाएंगे। यह तुम्हारे सम्मान को बहाल करने और तुम्हारे भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक बैठक है। आरव और आयशा एक पल के लिए झिझके, लेकिन वे जानते थे कि यह एक प्रक्रिया थी जिससे सब कुछ हल करने के लिए गुजरना ही था। वे चुपके से जनरल विक्रम सिंह के पीछे राजधानी गए। वे जनता के लिए अज्ञात एक सरकारी सुरक्षित घर में पहुंचे। वहां उच्च पदस्थ सैन्य और खुफिया अधिकारियों से मिलकर एक समिति उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने आरव और आयशा को अपराधियों के रूप में नहीं, बल्कि नायकों के रूप में माना। तुम्हारी कुर्बानी के लिए धन्यवाद। हम उस विशाल कैंसर को हटाने में कामयाब रहे हैं जो दशकों से देश को खा रहा है। शब्द हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, समिति के अध्यक्ष ने सम्मानपूर्वक कहा। उन्होंने उन दोनों को स्थिति के विकास के बारे में बताया। 3 सिर वाले नाग संगठन व्यावहारिक रूप से नष्ट हो गया था और बीडीएस को भंग करने की प्रक्रिया में था। उनके द्वारा प्रकट किए गए डेटा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में किया गया था। उन्होंने डॉ. विक्रम शर्मा और डॉ. अजय मेहरा के अच्छे नामों को आधिकारिक रूप से बहाल करने का भी वादा किया। दोनों को इतिहास में एक दुर्घटना के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक महान बुराई के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए नायकों के रूप में दर्ज किया जाएगा। सभी रिपोर्टों के समाप्त होने के बाद समिति के अध्यक्ष ने उन दोनों को एक अप्रत्याशित प्रस्ताव दिया। तुम्हारी क्षमताएं और अनुभव ऐसे बीचब्द हैं जिनकी इस देश को सख्त जरूरत है। इस मामले के साथ हमने एक विशेष कार्य बल बनाने का फैसला किया है जो स्वतंत्र है और किसी भी बाहरी दबाव के अधीन नहीं होगा। हम चाहते हैं कि तुम दोनों इस नई इकाई के संयुक्त कमांडर बनो जिसका कोड नाम गरुड़ है। यह एक असाधारण प्रस्ताव था। अतीत की सभी शर्म को मिटाने और मजबूत अधिकार वाले एक संगठन का नेता बनने का एक मौका। आयशा का दिल एक पल के लिए डगमगा गया। क्या वह अपने पिता के अधूरे सपने को जारी रख सकती है, दुनिया को न्यायपूर्ण शक्ति से बचाने के लिए? लेकिन आरव के विचार अलग थे। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। इस असाधारण प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सभी की निगाहें आरव पर थीं। समिति के अध्यक्ष ने एक भ्रमित भाव से पूछा, क्या मैं कारण जान सकता हूं? हमने एक तलवार के रूप में अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाया है, बुराई को काटा है और भ्रष्टाचार को मिटाया है। लेकिन एक तलवार केवल तभी शांति बनाए रख सकती है जब वह अपनी म्यान में हो। हमारे हाथ पहले से ही खून से बहुत सने हुए हैं। हम अब न्यायाधीश और जल्लाद की भूमिका नहीं निभाना चाहते। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प था। उसके शब्दों को सुनकर आयशा ने अपना मन बना लिया। आरव सही था। उन्होंने बदला लेने के लिए तलवार उठाई थी, लेकिन वे जीवन भर उस तलवार को लहराते हुए नहीं जीना चाहते थे। वे वास्तव में जो चाहते थे वह न्याय करने की शक्ति नहीं थी, बल्कि एक सामान्य जीवन था। हमें उम्मीद है कि आप हमारे फैसले का सम्मान कर सकते हैं। हम बस एक शांत जगह पर रहना चाहते हैं, उस दुनिया में रहना चाहते हैं जिसे हमने संरक्षित किया है, आयशा ने कहा। समिति के सदस्यों ने एक पल के लिए सोचा और फिर उनके फैसले का सम्मान करने का फैसला किया। ठीक है, अगर यह तुम्हारी इच्छा है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते। सरकार तुम्हें नई पहचान और जीवन भर जीने के लिए पर्याप्त मुआवजा प्रदान करेगी, और जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, राज्य तुम्हारी रक्षा करेगा। यह न्यूनतम इनाम है जो हम 2 नायकों को दे सकते हैं। सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गईं। आरव और आयशा आधिकारिक तौर पर दुनिया से गायब हो चुके व्यक्ति बन गए और इसके बजाय एक साधारण विवाहित जोड़े के रूप में पहचान प्राप्त की। वे अब सैनिक या एजेंट नहीं थे। वे सिर्फ एक साधारण पुरुष और महिला थे जो एक दूसरे की देखभाल करते थे। जब वे दोनों को थे, आरव और आयशा, और एक दूसरे की देखभाल करते थे, सुरक्षित घर से निकले तो जनरल विक्रम सिंह ने उन्हें विदा किया। तुम कहां जा रहे हो? हमने अभी तक फैसला नहीं किया है। शायद समुद्र के नजारे वाली एक शांत जगह, आरव ने उत्तर दिया। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, खुशी से जियो। जनरल विक्रम सिंह ने उन दोनों को गर्मजोशी से गले लगाया। यह उनके अतीत से एक पूर्ण विदाई थी। वे दोनों अपनी नई आईडी कार्ड के साथ एक कार में बैठ गए जिन पर उनके नए नाम थे। उन्हें नहीं पता था कि कहां जाना है, लेकिन वे डरे हुए नहीं थे क्योंकि उनके पास एक दूसरे थे।
वे न्याय के दिन को सुरक्षित रूप से पार कर चुके थे और अब जो बचा था वह अपनी नई दुनिया का निर्माण करना था। कार चुपचाप चली गई, सभी अतीत को एक अज्ञात भविष्य की ओर पीछे छोड़ते हुए। उपसंहार। वे उत्तर पश्चिमी तट के एक छोटे से गांव में बस गए, एक ऐसी जगह जो दुनिया के शोर से अछूती थी, जहां केवल लहरों और सीगल की आवाज सुनाई देती थी। उन दोनों ने समुद्र की ओर देखने वाली एक पहाड़ी पर एक छोटा सफेद घर खरीदा। घर पुराना और घिसा पिटा लग रहा था, जैसे कि इसे लंबे समय से मानव हाथों ने नहीं छुआ था, लेकिन उनके लिए यह दुनिया के किसी भी महल से ज्यादा आरामदायक एक अभयारण्य था। उन्होंने अपना समय एक साथ घर की मरम्मत, पुराने फर्नीचर को ठीक करने और बगीचे की देखभाल करने में बिताया। आरव अब हथियार नहीं रखता था, इसके बजाय उसके हाथों में एक हथौड़ा और एक आरी थी। उसने जंग लगे कब्जों को तेल लगाया और चरमराते लकड़ी के फर्श की मरम्मत की। आयशा ने सैन्य वर्दी के बजाय एक आरामदायक स्वेटर पहना और बगीचे में टमाटर और जड़ी बूटियां लगाईं। उसके हाथ अब ऑपरेशन के नक्शे नहीं खोलते थे, बल्कि मिट्टी और बीजों को छूते थे। अतीत के घाव पूरी तरह से गायब नहीं हुए। दोनों को अभी भी कभी कभी बुरे सपने आते थे और अतीत की अचानक यादों से परेशान होते थे, लेकिन जब भी ऐसा होता, बीजों को आज कर हेलपाटने वे एक दूसरे के लिए वहां होते थे। जब आरव एक ठंडे पसीने में एक बुरे सपने से उठता, तो आयशा चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेती। जब आयशा अपने पिता की तस्वीर देखकर रोती, तो आरव चुपचाप उसके कंधों पर अपना हाथ रख देता। वे एक दूसरे के लिए एकमात्र डॉक्टर और उपचार करने वाली दवा थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आई। आरव ने गांव की एक छोटी सी कार्यशाला में पुरानी कारों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। उसका असाधारण कौशल जल्दी ही फैल गया और लोग उसे जादुई हाथ कहने लगे। आयशा स्थानीय पुस्तकालय में एक स्वयंसेवक बन गई। बच्चों को किताबें पढ़कर, बच्चों की साफ आंखों को देखकर उसे आंतरिक शांति मिली। वे अब दुनिया को बचाने वाले नायक नहीं थे, लेकिन वे अपनी छोटी सी दुनिया को बचा रहे थे, अपने टूटे हुए दिलों का पुनर्निर्माण कर रहे थे और रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी पा रहे थे। एक धूप वाली दोपहर, आरव और आयशा अपने घर के सामने समुद्र तट पर टहल रहे थे। सूर्यास्त समुद्र को लाल रंग में रंग रहा था। हम यहाँ काफी लंबे समय से हैं, है ना? आयशा ने आरव की बांह पर झुकते हुए कहा। यह सही है, समय इतनी तेजी से उड़ता है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर इस तरह जीने का कोई पछतावा नहीं है। आयशा के सवाल पर आरव एक पल के लिए रुका और उसे देखा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बक्सा निकाला और उसे खोला। अंदर एक अंगूठी थी जो सरल लेकिन मजबूत लग रही थी। अंगूठी साधारण धातु की नहीं थी, यह वज्र के कवच के एक टुकड़े को पिघलाकर बनाई गई थी। यह है। आयशा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह हमारा अतीत और हमारा भविष्य भी है। हम सबसे कठोर और ठंडे स्टील में मिले थे। वह स्टील बहुत से लोगों को चोट पहुंचा सकता था, लेकिन अंत में उसने हमारी रक्षा की और हमें सच्चाई बताई। अब यह स्टील हमारे प्यार की रक्षा करेगा। आरव ने ध्यान से अंगूठी आयशा की उंगली में पहनाई। अंगूठी उसकी उंगली में बिल्कुल फिट बैठती थी। तुमने पूछा कि क्या मुझे पछतावा है? मुझे एक सेकंड के लिए भी पछतावा नहीं है। तुम्हारे साथ ये सामान्य क्षण मेरे पूरे जीवन को दांव पर लगाने के बाद मिली सबसे बड़ी जीत है। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। वे दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने अपनी बाहें आरव की गर्दन के चारों ओर लपेटी और उसके होठों को चूम लिया। लाल शाम के नीचे उनकी परछाइयां एक में विलीन हो गईं। वज्र अब नहीं था। भूत नामक सैनिक और बर्फ की रानी नामक अधिकारी भी गायब हो गए थे। अब उस जगह पर केवल एक पुरुष और एक महिला थे, जो एक दूसरे के घावों पर मरहम लगाते थे और एक दूसरे के गामों पर मरहम लगाते थे। उद्धारकर्ता बन गए थे। लहरों की आवाज एक लोरी की तरह नरम थी। उनका लंबा युद्ध आखिरकार खत्म हो गया था और उस जगह पर एक शांतिपूर्ण प्रेम शुरू हो गया था। अगर आपको यह कहानी वीडियो देखने के बाद पसंद आती है, तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन चालू करके इसका समर्थन करें। धन्यवाद।